लेथेल के शब्दों से पूरा हॉल चौंक गया और उन्होंने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लिया। मेजबान भी हैरान था, लेकिन उसने तुरंत कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने वीआईपी रूम 1 पर नजर डाली और जब उसने मेहमान नंबर 28 को देखा, जो उसका मैनेजर था, तो वह चौंक गया। हालांकि उसने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे उसने राहत की सांस ली। रोलेन ने देखा कि जो व्यक्ति अभी अभी आया था वह लेथेल था और अचानक उसके दिल में आशा की भावना प्रकट हुई। तो अब तक वह वही था जो मुझे खरीदना चाहता था। लेकिन वह मुझे क्यों खरीदना चाहता था? अगर ऐसा है तो क्या मुझे उसे धोखा देकर भाग जाना चाहिए? मैं भागना नहीं चाहता, मैं उसके महल में रहना चाहता हूँ, अच्छा खाना चाहता हूँ और अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। रोलेन ने कई चीजों के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया, यह विश्वास बनाए रखने की कोशिश करते हुए कि वह स्काई गार्डियंस की सदस्य थी और वह एलेक्स को धोखा देने में असमर्थ थी। हालांकि रोलेन के दिल में यह उम्मीद थी कि लेथेल उसे खरीद लेगा और वह उसे भागने नहीं देगा। रोलेन की आंखें नम थीं, मानो वह रोने वाली हो, उसके हाथ पिंजरे की सलाखों को कसकर पकड़े हुए थे और वह उत्सुकता से लेथेल को देख रही थी। लेथेल ने भी रोलेन की ओर देखा और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। लेथेल, रोलेन ने मन ही मन लेथेल का नाम पुकारा। इस पल वह अचानक चाहती थी कि उसका मालिक एलेक्स नहीं बल्कि लेथेल हो। माफ कीजिए, अतिथि संख्या 27, आपका क्या मतलब है? मेजबान ने सम्मानपूर्वक पूछा। लेथेल ने हॉल में चारों ओर नजर घुमाई और जब उसे एलेक्स नहीं दिखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उन्होंने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें उस लड़की के लिए नीलामी पद्धति में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। यदि आप कीमत बढ़ाना जारी रखेंगे तो मुझे डर है कि इससे सभी को लगेगा कि आपका स्टाफ जानबूझकर इस नीलामी में कीमत बढ़ा रहा है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मेरा मानना है कि हमें बिना किसी अनुमति के नीलामी करानी चाहिए। मेजबान ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन लेथेल ने बहुत समझदारी से बात की। इस लड़की ने बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा अनुचित तरीके से कीमत बढ़ाई। अगर यह इसी तरह बढ़ती रही तो हर कोई सोचेगा कि उसका स्टाफ धोखा दे रहा है और दूसरे ग्राहकों को अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। इससे न केवल इस नीलामी घर की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी बल्कि उसकी आय भी प्रभावित होगी। हालांकि ये निर्णय लेने वाला वह व्यक्ति नहीं था, जो व्यक्ति यह निर्णय ले सकता था वह अतिथि के साथ बैठा था। लेथेल ने आगे कहा, मैं एक नई नीलामी पद्धति शुरू करना चाहता हूँ। यदि आप सहमत हैं तो मैं भाग लेना जारी रख सकता हूँ। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं हार मान लूंगा। ये भी याद रखें, लेथेल ने अचानक मिकोनिया की ओर देखा। वह वही थी जिसने हाल ही में उस 20 लड़की को एक कीमत की पेशकश की थी। अगर मैं रुक गया तो लड़की को लड़की खरीदनी पड़ेगी। ये सुनकर मिकोनिया भौचक्की रह गई। उसे एहसास हुआ कि लेथेल मूर्ख नहीं था, ऐसा लगता है उसे पता चल गया है कि मैं नीलामी का हिस्सा हूँ। यह अच्छी बात है, मैं देखना चाहता हूँ कि अंत में वह कौन सी बेहतर विधि लेकर आता है। मिकोनिया ने अपना हाथ हिलाया, मेजबान ने सिर हिलाया और कहा, कृपया अतिथि संख्या 27 को विधि बताएं। यदि यह उचित है तो मैं आपकी नीलामी विधि से सहमत हो जाऊंगा। लेथेल ने सिर हिलाया, मन ही मन खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा, विधि बहुत सरल है, मुझे लगता है कि 5000 सोने के सिक्कों का मूल्य उस जानवर जनजाति की लड़की के लिए उपयुक्त है। तो 5000 सोने के सिक्कों को सबसे कम कीमत के रूप में लें, फिर प्रत्येक व्यक्ति कागज के एक टुकड़े पर वह कीमत लिखेगा जो वह देना चाहता है, फिर उसे नीलामी कक्ष के कर्मचारियों को दे देगा। जो भी सबसे अधिक कीमत लगाएगा, लड़की उसी की होगी। बेशक अंधी नीलामी का ये रूप केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई हार जाता है तो उसे अधिक कीमत की पेशकश जारी रखने का अधिकार नहीं है। नीलामी कक्ष की निष्पक्षता और सम्मान बनाए रखने के लिए इस बारे में सोचें। इस पद्धति के अलावा कोई बेहतर पद्धति नहीं है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए और वे सभी इस बात पर सहमत हुए कि लेथेल ने जो तरीका बताया था वह बहुत उचित था। किसी को भी यह नहीं पता होगा कि दूसरा व्यक्ति कितना मूल्य दे रहा है, क्योंकि हर कोई उच्चतम मूल्य देना चाहेगा। इस प्रकार यदि कोई नीलामी कक्ष कर्मचारी स्वयं को ग्राहक के रूप में प्रस्तुत करता है तो भी वह धोखा नहीं दे सकता तथा जानबूझकर वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ा सकता। मेजबान को भी लगा कि यह उचित है। आखिरकार 10,000 सोने के सिक्कों की कीमत बहुत अधिक थी। हालांकि 5,000 सोने के सिक्कों की कीमत पिछली कीमत का केवल आधा थी, फिर भी यह इस लड़की के मूल्य से बहुत अधिक थी। मिकोनिया को सिर हिलाते देख नीलामीकर्ता ने भी सिर हिलाया और कहा, अतिथि संख्या 27 सही है। इस नीलामी घर के सम्मान की रक्षा के लिए मैं उनकी राय से सहमत हूँ। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और नीलामी कक्ष के 10 कर्मचारियों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को कागजात सौंपे ताकि वे रोलेन की खरीद में भाग ले सकें। स्वाभाविक रूप से लेथेल भी इसमें शामिल है। हालांकि उसने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि वह एलेक्स के आने का इंतजार कर रहा था। रोलेन की नीलामी शुरू होने के बाद से एलेक्स कभी भी सामने नहीं आया और इससे लेथेल को संदेह हुआ कि एलेक्स ही वह व्यक्ति है जिसने रोलेन की नीलामी की थी। हालांकि लेथेल ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। भले ही एलेक्स डार्क मेल लीड टाइप का हो, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए लेथेल ने यह तरीका अपनाने का फैसला किया ताकि एलेक्स आकर रोलेन को बचा सके। इसलिए रोलेन को अब उसके घर जाने की जरूरत नहीं थी। नवंबर AL.com पर नए अध्याय देखें। इसके अलावा इससे रोलेन को यह एहसास हो जाएगा कि उसका असली श्वेत राजकुमार एलेक्स था। छी, मैं वास्तव में एक आदर्श नागरिक हूँ। मैं पुरुष प्रधान रोलेन की मदद कर रही हूँ और रोलेन को बेचे जाने से बचने में मदद कर रही हूँ। हा 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 हा, भगवान डंडाइट, आपको मुझे उत्कृष्ट सहायक चरित्र के लिए एक पदक के साथ साथ योग्यता का प्रमाण पत्र भी देना चाहिए।
लेथेल ने कागज का टुकड़ा लिया, भौहें सिकोड़ी और काफी देर तक सोचने के बाद 5001 स्वर्ण सिक्कों की संख्या लिखने का निर्णय लिया। वैसे भी एलेक्स निश्चित रूप से उसे बचाएगा, इसलिए उसे कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेकोनिया ने लेथेल की ओर देखा। वह नहीं समझ पाई कि उसने क्या लिखा है, इसलिए वह भौचक्की रह गई। कुछ देर बाद सभी लोगों ने सभी कागजात नीलामी कक्ष के कर्मचारियों को लौटा दिए। मेजबान ने कागज खोलना शुरू किया, उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसकी खोलने की गति बहुत तेज थी, लेकिन वह अचानक रुक गया और उसने हाथ में पकड़ा हुआ कागज मेज पर रख दिया। फिर वह पूरा पेपर ट्रे कर्मचारियों के पास ले आया और आह भरकर बोला। लेथल ने ये देखा और उलझन में पड़ गया। क्या ये हो सकता है कि एलेक्स का पेपर पहले ही मिल चुका है? लेकिन मेजबान को खुश होना चाहिए था, क्योंकि मुख्य पुरुष पात्र ने रोलिन को खरीदने के लिए सबसे अधिक कीमत की पेशकश की थी। उसके चेहरे पर ऐसा क्यों लग रहा था कि वह इतना निराश था? अचानक लेथेल के दिल में बेचैनी सी महसूस हुई। हालांकि ये भावना हमेशा ही आती रहती थी, इसलिए अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। मेजबान ने गहरी सांस ली और कहा, सभी कागजात की जांच करने के बाद ये बीस्ट कबीले की लड़की की होगी। लेथेल ने चाय की चुस्की लेते हुए खुद को बहुत सहज महसूस किया, क्योंकि वह सुरक्षित रूप से रोलिन को एलेक्स के पास लौटते हुए देख सकता था। ये वीआईपी कमरा 1 के अतिथि संख्या 27 का है, जिसकी कीमत 5001 स्वर्ण सिक्के हैं। पफ। लेथेल ने तुरंत चाय की चुस्की थूक दी जो उसने अभी अभी पी थी। उसने आश्चर्य और उलझन में मेजबान की ओर देखा। मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, अतिथि संख्या 27 को बधाई, ये 20 जनजाति की लड़की आपकी होगी। नीलामीकर्ता को निराशा हुई। उसने सोचा था कि कोई 10,000 स्वर्ण सिक्के की पेशकश करेगा। हालांकि उसके लिए 50,001 स्वर्ण सिक्के पर्याप्त से अधिक थे, क्योंकि वे राक्षस लड़की के मूल्य से भी अधिक थे। पहले तो मेजबान ने सोचा कि इस लड़की का अधिकतम मूल्य 2,500 स्वर्ण सिक्के होगा, लेकिन अंत में उसे 5,000 स्वर्ण सिक्कों में बेचा गया, जो उसके अनुमान से 2 गुना था। अगर नीलामीकर्ता खुश होता, तो लेथेल चौंक जाता और भ्रमित हो जाता। उसने जल्दी से पर्दा हटा दिया और चिल्लाया, नहीं, तुमने इस पूरे हॉल में सिर्फ मेरा ही कागज क्यों लिया? क्योंकि मेजबान ने अपना हाथ हिलाया और कर्मचारी ने सारे कागजात मेज पर फेंक दिए। मेजबान ने कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसे खोला, फिर लेथेल की ओर देखा। हर कोई उसे खरीदना नहीं चाहता है। लेथेल। उसने नीलामीकर्ता के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देखा। उस कागज के टुकड़े पर कुछ भी लिखा नहीं था। क्यों? क्या हर कोई उसे खरीदना नहीं चाहता? हाँ। मेकोनिया ने लेथेल के शब्दों को सुना और तिरस्कार से कहा, मूर्ख, हर कोई जानता है कि 5,000 सोने के सिक्कों की कीमत एक जानवर जाति की महिला को खरीदने के लिए बहुत अधिक है। लेकिन उसका स्तर 50 है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? आपकी सोच वाकई सरल है। मेकोनिया ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, वह अभी भी एक जानवर जाति है। हालांकि इस जगह पर सभी जातियां एक दूसरे के साथ सामान्य और शांतिपूर्वक रह सकती हैं। लेकिन मानवता के लिए जानवर जाति की नफरत अभी भी बहुत बड़ी है। यहाँ कोई भी व्यक्ति धीमी गति से जलने वाली बिम्ब को अपने पास नहीं रखना चाहेगा, इसीलिए उसका मूल्य इतना कम है। ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि महल में नौकरों में कई जानवर जाति की महिलाएं भी थीं। ऐसा क्या हो सकता है? वह अचानक डर से कांप उठ। सौभाग्य से उसने उन नौकरानियों के साथ सोने के बारे में नहीं सोचा था, अन्यथा एक रात भी उसे यह पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये सुनकर अकना भौचक्की रह गई। उसने मेकोनिया को खतरनाक अंदाज में देखा, लेकिन मेकोनिया ने ऐसा दिखाया कि उसे इसकी परवाह नहीं है। वह सिर्फ लेथल को देख रही थी। लेथेल क्रोधित हो गया और उसने एलेक्स को सरदार के लिए हॉल में चारों ओर देखा। अजीब बात है, क्या एलेक्स सचमुच रोलिन को छोड़ सकता है और उसका ख्याल नहीं कर सकता? या ये धूमकेतु कार्ड का क्या कारण है जिसके कारण वह इस स्थिति में है? लेथेल को थकान महसूस होने लगी, लेकिन चूंकि उसने रोलिन को खरीद लिया था, इसलिए उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ठीक है, उसे खरीदकर आज़ादी देना ठीक है, मुझे उससे एहसान नहीं खत्मा है। एलेक, तब मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं अभी अभी तेरे और को सहज हूँ। लंत है, तुम अब कहाँ हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। दरवाजे पर भूखे पेट हुई। अचानका ने दरवाजा खोला और देखा कि बेस्ट रूम का एक कर्मचारी रोलिन को कमरे में ले जा रहा है। युवा मास्टर। रोलिन ने अपने होठों को दबाकर अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथों ने उसके कपड़े को कसकर पकड़ रखा था। वह जल्दी से लेथेल के सामने चली गई और रोते हुए बोली, युवा मालिक। हो, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते, मुझे डर है कि मुझे किसी विकृत रईस ने खरीद लिया होता। हो। जब लेथेल ने देखा कि रोलिन कितना दयनीय है, तो उसने बस आह भरी और कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही खरीद लिया है, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओह, धन्यवाद, यंग मास्टर। रोलिन ने खुद को लेथेल की बाहों में फेंक दिया, उसे कसकर गले लगाया, अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया और रो पड़ी। लेथेल ने भी कोई विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसने रोलिन के सुनहरे बालों को धीरे से सहलाया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ थपथपाकर उसे आश्वस्त किया। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, चिंता मत करो, लेथेल ने धीरे से कहा। ये देखकर मेकोनिया ने मुंह बना लिया। वह बहुत असहज महसूस कर रही थी और बोली, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? लेथेल समझाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करे, इसलिए अंत में वह केवल इतना ही कह सका, मैंने उसे सिर्फ एक नौकर के रूप में काम पर रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे आज यहाँ इस तरह की स्थिति में देखूंगा। नौकर। मेकोनिया तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया, क्या आपने 5,000 सोने के सिक्के सिर्फ उस व्यक्ति को खरीदने के लिए खर्च किए जो कभी आपका नौकर हुआ करता था?
ये सही है, लेथेल ने तुरंत जवाब दिया। मेरे पास पैसा है, मैं इसका उपयोग कैसे करना चाहता हूँ यह मेरा अधिकार है, क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे लगता है कि तुमने उसे सिर्फ उसके साथ सोने के लिए खरीदा है। मिकोनिया ने रोलेन की ओर देखते हुए कहा, बेचारी लड़की, तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हारी मदद करेगा? जब वह तुम्हारा इस्तेमाल कर लेगा, तो तुम्हें कुत्ते की तरह फेंक देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस खरीद लूंगा, तुम मेरे नौकर बन सकते हो। ये सुनकर रोलेन ने अपना सिर उठाकर लेथेल की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई चिंता या डर नहीं था, इसके विपरीत उसकी आंखों में उम्मीद थी। युवा स्वामी, क्या आप मेरा उपयोग करेंगे? लेथेल। मिकोनिया, ये सही है। लेथेल के समझाने से पहले अपना बोल पड़ी, तुम्हें यंग मास्टर की सेवा अपने पूरे शरीर से करनी होगी। अच्छा, क्या तुम डरती हो? नहीं, मुझे बस थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रोलेन ने अपने होठों को दबाया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, लेकिन अगर यंग मास्टर चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी। लेथल, ओए, तुम हीरोइन हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? मैं उस तरह का इंसान हूं जो आसानी से अपना नियंत्रण खो देता है। ठीक है, लेथेल ने आह भरी और कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। उन्होंने नीलामी कक्ष के कर्मचारियों से चाबी प्राप्त की और तुरंत रोलेन के लिए उसका ताला खोल दिया। ये देखकर अकना ने धीरे से पूछा, युवा स्वामी, क्या आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं? रोलेन को अपनी औरत बनाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। लेथेल ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, उसका मालिक पहले ही उसके पास है, मैं और कोई परेशानी नहीं चाहता। जाओ, अपने स्वामी को खोजो। उसने रोलेन की ओर देखा और कहा, याद रखो, दूसरों को तुम पर कब्जा करने और नीलाम होने वाली वस्तु में बदलने मत दो, समझे? रोलेन ने अपने होठों को दबाया और थोड़ा सिर हिलाया, ओह, धन्यवाद, युवा मास्टर, धन्यवाद, मैं ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और जो आदेश मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें पूरा करो। जब मिशन पूरा हो जाए, तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। लेथेल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रोलेन ने अपना सिर झुकाया और घबराहट में अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। हालांकि वह एलेक्स की नौकरानी है, डार्क क्लाउड संगठन की सदस्य है और स्काई गार्डियंस की सदस्य है। रुको, मिकोनिया अचानक बोली, क्या तुम सचमुच उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? लेथेल ने ये देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने उसे खरीदा है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ यह मेरा अधिकार है, इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मिकोनिया ने अपना मुंह ढक लिया, मुस्कुराई और बोली, उसका मालिक ही उसे यहाँ लाया है। क्या? लेथेल चौंक गया। उसने रोलेन की ओर देखा और जल्दी से पूछा, रोलेन, क्या वह सच कह रही है? क्या एलेक्स तुम्हें यहाँ लाया है? रोलेन ने अपने होंठ सिकोड़े और थोड़ा सिर हिलाया, ओम। उसने कहा, उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी, इसलिए। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। इस समय लेथेल को भी इतना चक्कर आ रहा था कि वह लगभग गिर ही गया। ये सच है कि यदि लोग लंबे समय तक जीवित रहें, तो उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। पुरुष नायक ने महिला नायक की नीलामी कर दी, यदि यह उपन्यास भी होता, तो भी वह ऐसा लिखने का साहस नहीं कर पाता। क्या तुम सच कह रहे हो? एलेक्स, उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने तुम्हें नीलाम कर दिया। रोलेन ने अपने होंठ दबाए और सिर हिलाया। लेथेल, क्या मैं पागल हूँ, या ये दुनिया पागल है? पुरुष प्रधान ने महिला प्रधान को नीलाम कर दिया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। क्या ये कोई नया कथानक है, या पाठकों को इस तरह का कथानक पसंद आता है? एलेक्स, उसने कुछ योजना बनाई है ना? लेथेल ने पूछने की कोशिश की। उसे लगा कि एलेक्स के पास जरूर कोई योजना होगी, इसीलिए उसने ऐसा किया। वरना इतनी सुंदर और दयनीय लड़की को कौन नीलाम करेगा? जब रोलेन ने लेथेल का सवाल सुना, तो उसे अचानक एलेक्स के निर्देश याद आ गए कि वह अपनी योजनाओं के बारे में किसी को न बताए। अंत में, उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसके पास कोई योजना नहीं है। मेरे मालिक, वह सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। लेथल, डिग्री। वह इतना आश्चर्यचकित था कि अपना मुंह बंद नहीं कर सका और बस रोलेन को देखता रहा। वह, लेथेल ने हकलाते हुए पूछा, क्या उसके पास पैसे बहुत कम हैं? रोलेन ने थोड़ा सिर हिलाया, ओम। मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि उस पर 2000 सोने के सिक्के बकाया हैं। लेथेल, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? हा, मिकोनिया अचानक जोर से हंसा, तुम्हारा मालिक एक वेश्या की पहली रात खरीदने के लिए 1000 सोने के सिक्के बेझिझक फेंक सकता है। हालांकि, उस पर किसी और का 2000 स्वर्ण मुद्राएं बकाया हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके स्वामी को मूर्ख कहूं या उदार। मैं अभी भी अपना मूल इरादा रखता हूँ, बेचारी लड़की, तुम मेरी नौकर बन सकती हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी उसकी तरह नीलाम नहीं करूंगा। ये सुनकर रोलेन ने मिकोनिया की ओर देखा, फिर लेथेल की ओर देखा। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकती। लेथेल ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो यह एक सामान्य बात है। पुरुष नायक ने नायिका को नीलाम कर दिया, लेकिन मुख्य पात्र के आभामंडल के कारण नायिका फिर भी लौट आती है और पुरुष नायक के प्रति वफादार रहती है। काश मुझ में भी एलेक्स की थोड़ी सी आभा होती, लेथेल ने मन ही मन सोचा। इस समय मिकोनिया की भौहें तंग गई, उसने नहीं सोचा था कि यह 20 लड़की उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। आपको मेरे प्रस्ताव के बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। चूंकि वह आपको एक बार नीलाम कर सकता है, इसलिए दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा होगा। वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। वह तुम्हें एक वस्तु के रूप में देखता है, तो तुम्हें उसके प्रति वफादार होने की क्या जरूरत है?
रोलेन ने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे खेद है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, मेकोनिया ने तिरस्कार से कहा, मूर्ख। लेथेल ने आह भरी। उसे समझ नहीं आया कि एलेक्स ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह एलेक्स की समस्या थी, उसकी नहीं। तो उसने अब और परवाह न करने का फैसला किया। उसने कहा, तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर रोलेन ने अपना सिर उठाकर लेथेल की ओर देखा, उसकी आंखें नम थी मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में वह केवल हल्का सा सिर हिला सकी और फिर कमरे से बाहर भाग गई। जहां तक लेथेल का प्रश्न है, उसे भागते देख उसने राहत की सांस ली, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अकना ने लेथेल की ओर देखा, फिर उसने भी अपना सिर हिलाया और आह भरी। ओए, जो मैंने किया, क्या तुम उससे असंतुष्ट हो? लेथेल ने नाराज होकर कहा। नहीं, मुझे तो बस यही लगता है कि यंग मास्टर बहुत दयालु हैं, हमारे पास उसे अपने पास लाने का मौका था, लेकिन अकना ने आह भरते हुए कहा। लेथेल ने उसकी बात काटते हुए कहा, हालांकि मुझे सुंदर महिलाएं बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं इतना भूखा नहीं हूं कि दूसरे लोगों का खाना खाने की कोशिश करूं। अकना ने ये सुना और मुस्कुराई, ठीक है, युवा मालिक, आपके पास अभी भी मैं और अन्य नौकरानियां हैं। यदि आप चाहें, तो सभी आपकी सेवा करेंगे। ये सुनकर लेथेल कांप उठा। उसे अचानक वे मौतें याद आ गईं, जिनके बारे में उसने खबरों में पढ़ा था, जब वह धरती पर जिंदा था। इनमें से कई लोगों द्वारा सबसे अधिक घृणा की जाने वाली मृत्यु है महिलाओं के साथ अत्यधिक व्यायाम के कारण होने वाली मृत्यु, जो हृदयघात का कारण बन सकती है। नोबलबन.com पर नए उपन्यासों का अन्वेषण करें। वह वास्तव में एक राजा की तरह जीवन का आनंद लेना चाहता था और सुंदरियों से घिरा रहना चाहता था, क्योंकि वह हर दिन खुशी और आनंद में लिप्त रहता था। लेकिन लेथेल को अपनी क्षमताओं की सीमा का भी पता था, यही कारण था कि उसने अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। वैसे भी भविष्य में उसके पास एक हरम होगा, बस उसे अपने हरम की सेवा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होने की जरूरत है। लेथेल ने घबराहट में अपना सिर हिलाया और कहा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला, अचानक मेजबान की आवाज फिर से गूंजी, जिसमें अत्यंत उत्साहपूर्ण भावना थी, जिसने सभी को उत्सुक कर दिया। आज जिस उत्पाद का सभी को सबसे अधिक इंतजार था, वह गुलाम है जिसे पकड़ने के लिए हमें 70 साहसी लोगों का उपयोग करना पड़ा। एक डार्क एल्फ। ये सुनकर लेथेल ने तुरंत अपना सिर घुमाया और मंच की ओर देखा। वहां पर पर्दा हटा हुआ था और एक अजीब धातु से बना पिंजरा दिखाई दिया। लोहे की सलाखों पर जादुई घेरे और अजीब चिन्ह बने हुए थे जो लड़की को अंदर कैद करने के लिए घूम रहे थे। पिंजरे के अंदर लड़की की त्वचा काली थी, कान लंबे थे, बाल प्लेटिनम रंग के थे, तथा आंखें मोहक और रहस्यमय पीली थीं। उसे कपड़े में लपेटा गया था और उसके पैरों, हाथों और गर्दन में बेड़ियां डाली गई थीं। ये सभी बेड़ियां पीले रंग की थीं और उनमें एक लाल पत्थर लगा हुआ था। डार्क एल्फ लड़की पिंजरे के अंदर चुपचाप बैठी थी, हॉल में उपस्थित लोगों को घृणा से देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी डार्क एल्फ का अहंकार झलक रहा था। जब मेजबान ने सभी का उत्साह देखा तो वह भी संतुष्टि से मुस्कुराया, क्योंकि यही वह भाव था जो वह देखना चाहता था। मेजबान ने समझाना शुरू किया, जैसा कि सभी जानते हैं, डार्क एल्व्स एक अत्यंत शक्तिशाली जाति है। वे काला जादू करते हैं और उनमें अत्यंत उच्च प्रतिभा होती है। इसके अलावा हे बिस्तर में भी उनके कौशल अत्यंत अच्छे होते हैं। मूल्यांकन के अनुसार उसका स्तर लगभग 40-50 है। उसकी लड़ने की शक्ति अत्यंत भयानक है। उसे पकड़ने के लिए हमें 30-40 स्तर वाले 70 साहसी लोगों और 50 स्तर वाले 4 नए साहसी लोगों की बलि देनी पड़ी। इसीलिए उसकी शुरुआती कीमत होगी 100 मिलियन सोने के सिक्के। जब मेजबान ने लड़की की कीमत बताई तो सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बंद लड़की वास्तव में एक डार्क एल्फ थी, तो उन्हें लगा कि कीमत वास्तव में उचित थी। होस्ट ने सभी की ओर देखा। बेशक उसने यह नहीं सोचा था कि ये लोग इस डार्क एल्फ लड़की को खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। मेजबान ने अतीत की इमारतों की ओर देखा, क्योंकि वे वही लोग थे जिन्हें वह निशाना बना रहा था। अचानक एक महिला कर्मचारी उसके पास आए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। होस्ट ने भौहें सिकोड़ी, फिर अपना सिर हिलाती लड़की की ओर देखा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैनेजर मेकोनिया ने इसकी पुष्टि की है। महिला कर्मचारियों ने सिर हिलाया और ईमानदारी से बोली। मेजबान ने भी सिर हिलाया। अच्छा, मैं समझ गया। फिर उन्होंने भूत में भाग ले रहे लोगों की ओर देखा और कहा, अतिथि संख्या 27 ने अभी मुझे यह एहसास दिलाया है कि नई भूत स्थिति उच्च मूल्य की मूल्यवान वस्तुओं के लिए बहुत उपयुक्त स्थिति है। इससे उत्साह बढ़ता है और निष्पक्षता भी निश्चित होती है, क्योंकि इससे ये निश्चित होता है कि नीलामी कक्ष का कोई भी कर्मचारी धोखाधड़ी नहीं करेगा और सामान्य स्तर से ऊपर नहीं ले जाएगा। इसलिए मैं इस डार्क अल्फ लड़की पर बोलती रहने के लिए अंधभक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ। जैसे ही होस्ट ने अपनी बात खत्म की, उसने महिला कर्मचारियों को कमरे में सभी अतिथियों को पेपर डिलीट करने को कहा। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, मेकोनिया की ओर देखा और फिर अपने दिल में कुछ उम्मीद के साथ डार्क एल्फ लड़की को देखा। अकना, क्या डार्क एल्फ जाति बहुत दुर्लभ है? लेथेल का प्रश्न सुनकर अकना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, युवा मास्टर। उनकी संख्या बहुत कम है और इसके अलावा उनकी स्वाभाविक प्रतिभा मनुष्य की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। जब वे पैदा होते हैं तो उनके पास पहले से ही डार्क ऊर्जा तक पहुंच जाती है और अधिकांश डार्क एल्व्स वासना की देवी की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें उच्च श्रेणी के सक्कुबस भी माना जाता है। ये सुनकर लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगा, चूंकि एलेक्स रोलेन की नीलामी कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास 100,000,000 सोने के सिक्के नहीं हैं। वह निश्चित रूप से उस डार्क एल्फ लड़की को खरीदने के लिए गर्मियों में भाग नहीं लेगा। इसलिए वह लड़की संभवतः कोई हीरोइन नहीं है। लेथेल ने गॉड में डार्क एल्फ लड़की को देखा। उसने मन ही मन यह आकलन किया कि वह ललित सुंदर नहीं थी, हालांकि वह फिर भी बहुत सुंदर थी।
वह बहुत उच्च गुणवत्ता वाली डार्क एल्फ है और उसे उच्च श्रेणी की सक्कुबस भी माना जाता है। वह मेरे हरम के लिए बहुत उपयुक्त है। अच्छा, मैं उसे खरीद लूंगा। हालांकि लेथेल को याद आया कि उसके पास कितना पैसा बचा था। रोलेन को 5000 सोने के सिक्के खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 20 मिलियन से भी कम सोने के सिक्के बचे थे। उसने आह भरी। उसे कभी इतने सारे सोने के सिक्कों की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे भी उसके मन में कभी यह नहीं आया कि वह अपने हरम में शामिल करने के लिए गुलाम खरीदेगा। हालांकि वह डार्क एल्फ लड़की वास्तव में बहुत ही आकर्षक थी और वह वास्तव में उसे अपने वश में करना चाहता था। अकना ने लेथेल के चिंताग्रस्त भाव को देखा और पूछा, युवा स्वामी, क्या आप उसे खरीदना चाहते हैं? मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी है, बस मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लेथेल ने अपनी समस्या के बारे में खुलकर बताया। युवा मास्टर, हमारे पास अभी भी यह कार्ड है, इसके अंदर 200,000,000 सोने के सिक्के हैं। हालांकि यह शायद पर्याप्त नहीं होगा, मुझे लगता है कि युवा मास्टर थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। लेथेल ने भौहें सिकुड़ी, उसका दिमाग चकरा गया था। उसका आधा हिस्सा उस लड़की को खरीदना चाहता था और दूसरा आधा हिस्सा राइन के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। कागज के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़कर लेथेल ने उस पर 130,000,000 स्वर्ण सिक्के लिखने का निर्णय लिया और फिर उसने उसे नीलामी कक्ष के कर्मचारियों को वापस दे दिया। ठीक है, मैं केवल इतना ही नंबर दे सकता हूँ। अगर मैं उसे नहीं खरीद सकता तो इसका मतलब है कि हमारी किस्मत एक नहीं है। हाँ, मिकोनिया ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सभी पुरुष एक जैसे हैं क्योंकि वे सभी सोचने के लिए अपने निचले सिर का उपयोग करते हैं। हा 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 हा। ये सही है। लेथेल नाराज नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने आह भरी और कहा, क्योंकि मैं नीचे सिर का उपयोग करता हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? मिकोनिया गुस्से से चिल्लाई, क्या मैं उसके जितनी सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं उसके जितनी आकर्षक नहीं हूँ? उसकी तुलना में मैं 100 गुना बेहतर, अधिक सुंदर और 100 गुना अधिक आकर्षक हूँ। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, इसीलिए तुम सोचते हो कि वह मुझसे बेहतर है। मूर्ख आदमी, मैं तुम्हें नपुंसक होने का श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन भर अकेले रहने का श्राप देता हूँ। मिकोनिया के बोलने के बाद वह हौंफने लगी, उसकी बड़ी छाती हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। ये सुनकर लेथेल ने बस आह भरी, वह बिल्कुल भी क्रोधित या चिंतित नहीं था। धन्यवाद, मैंने सुना है कि अगर आपको बदसूरत लोगों द्वारा शाप दिया जाता है, तो जो होता है वह विपरीत होता है। मिकोनिया गुस्से से चिल्लाई, फिर वह कुर्सी पर बैठ गई। अब वह लेथेल पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसका चेहरा अंगारे की तरह लाल था और उसकी आंखें लाल थीं। अचानक मिकोनिया को कुछ सूझा और उसने तुरंत बूढ़ी गृह सहायिका को अपने पास बुलाया। तुम्हें इसे ऐसे करना चाहिए, फिर इसे ऐसे करो। ये सुनकर बटलर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस, अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे डर लगेगा। ठीक है। बूढ़े बटलर ने आह भरी और चला गया। लेथेल ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। वह पिंजरे में बंद डार्क एल्फ लड़की को देख रहा था और उसे लगा कि अगर वह उसे पाने में कामयाब हो गया तो वह वास्तव में भाग्यशाली होगा। अकना ने लेथेल की ओर देखा, उसके हाव भाव देखे और बहुत असहज महसूस किया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप डार्क एल्फ लड़की को देखती रही और कुछ सोचती रही। कुछ देर बाद जब मेजबान मेज पर रखे कागजों की जांच कर रहा था, तभी एक महिला कर्मचारी उसके पास आए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उन्होंने भौहें सिकोड़ी, वीआईपी रूम 1 की ओर देखा, फिर महिला कर्मचारी की ओर देखा और पूछा, ओए, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी ने 160 मिलियन सोने के सिक्के तक का भुगतान किया है। महिला कर्मचारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मेजबान को मंच के पर्दे के पीछे देखने का संकेत दिया। मेजबान ने मिकोनिया के बूढ़े बटलर को देखा, एक गहरी सांस ली, जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। उसने अपना पसीना पोंछा और थोड़ी चिंता भी महसूस की। ये पहली बार था जब उसे एक ही नीलामी में लगातार 2 ऑर्डर मिले थे। हालांकि वह सिर्फ एक नीलामी अध्यक्ष है, इसलिए उसे अभी भी वही करना होगा जो इस शाखा प्रबंधक ने कहा है, अन्यथा। मेजबान ने अपना सिर हिलाया, आज की नीलामी में भाग लेने वाले लोगों की ओर देखा और कहा, मेरे पास पहले से ही परिणाम है। हालांकि क्योंकि इस लड़की का मूल्य सभी की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक है, मैं उस ग्राहक को गुप्त रखूंगा जिसने डार्क एल्फ लड़की को खरीदा है। इसलिए कृपया सभी लोग बैठे रहें, कृपया हिले नहीं। लेन देन पूरा होने के बाद सभी लोग सामान्य रूप से जा सकते हैं। ये सुनकर सभी के माथे पर बल पड़ गए। यह उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए था जिसने डार्क एल्फ लड़की को खरीदा था और सभी को भरोसा हो गया। आखिरकार लेन देन का मूल्य बहुत बड़ा था। अगर डार्क एल्फ लड़की को खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर हो जाती है, तो कुछ लोग होंगे जो मौत से नहीं डरते और लड़की को चुराना चाहते हैं। या फिर डार्क एल्फ लड़की के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करेंगे और उसका खरीदार निश्चित रूप से खतरे में होगा। ये कहा जा सकता है कि मेजबान के काम करने के तरीके से यहाँ सभी लोग बेहद संतुष्ट महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। लेथेल कमरे में बैठा हुआ था और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने मिकोनिया की तरफ देखा, जबकि उसे मन ही मन यकीन था कि उसने ही मेजबान को ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा। उसने ऐसा क्यों सोचा? सबसे पहले, वह नायिका है और नायिकाएं साधारण फूलदान नहीं हो सकती, क्योंकि उन सभी का कुछ न कुछ कार्य होता है जिससे पुरुष नायक को मजबूत बनने में मदद मिलती है। दूसरे, यह एक नीलामी कक्ष है और जब महिला नायक नीलामी कक्ष में दिखाई देती है तो 80% समय में उसका यहाँ बहुत उच्च दर्जा होता है। NOAALBAN.com पर नए अपडेट पाएं। इसलिए लेथेल अनुमान लगा सकता था कि मेजबान मिकोनिया की बातों का अनुसरण कर रहा था। इसके अलावा जैसे ही बूढ़ा बटलर चला गया, मेजबान ने फैसला और नीलामी का तरीका बदल दिया। उसने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतना संयोगवश होगा। ठीक है, ऐसा लगता है।
यह मेरी नियति है कि मैं उस डार्क एल्फ लड़की को अपने वश में नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एकना है। हे, अभी एकना ने वादा किया था कि वो ये करेगी, फिर वो भी करेगी। हे। लेथेल ने अचानक चाहा कि समय जल्दी से बीत जाए और शाम हो जाए। हे। वह उठकर चला गया। अकना को ये देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और लेथेल के पीछे पीछे चली गई। रुको, मिकोनिया खड़ी हुई और झुंझलाहट में चिल्लाई, क्या तुम भूल गए हो कि हमने शुरुआत में क्या कहा था? नीलामी खत्म होने के बाद हम थोड़ी देर से निजी तौर पर बात करेंगे। जो भागेगा वो कुत्ता होगा। हा। लेथेल, तुम क्या भाग रहे हो? लेथेल ने अपना सिर घुमाकर मिकोनिया की ओर देखा। उसने मुंह बनाया और फिर उसके मुंह से 3 बार भौंकने की आवाजें निकाली। वुफ वुफ वुफ। मिकोनिया, डिग्री रो डिग्री। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना लेथल कमरे से बाहर चला गया। युवा मास्टर कमरे से बाहर निकलते हुए अचानक बोली, क्या आप परिणाम का इंतजार नहीं कर रहे हैं? ये सुनकर लेथेल ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि निश्चित रूप से कोई ऐसा होगा जो उस डार्क एल्फ लड़की को पाने के लिए मुझसे अधिक कीमत चुकाएगा। युवा मालिक, आपने क्या कीमत रखी? अपना ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। 130 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं। ये बहुत कम है, मुझे लगा था कि आप कार्ड में सभी 200 मिलियन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल कर लेंगे। अकना ने सिर हिलाया और कहा। लेथेल ने निराश हुए जवाब दिया, पहले तो मेरी भी यही योजना थी, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद मुझे लगा कि कीमत बहुत अधिक है। इसके अलावा, उसने अकना के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अब तुम मेरे पास हो, मुझे किसी और औरत की जरूरत नहीं है। आखिना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, हालांकि उसका दिल लगातार धड़क रहा था, जैसे अभी सीन से बाहर निकल आएगा। आप भी भाग नहीं सकते, लेथेल ने कहा, उसके चेहरे पर उदासी और चिंता भरी हुई थी। अखना ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, युवा स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं भागूंगी नहीं। बस, मुझे डर है कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करूंगा? लेथेल ने असमंजस में पूछा। अकना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक और आवाज ने उसे टोक दिया। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। बूढ़े बटलर की आवाज गूंजी। लेथेल और अकना ने मुड़कर देखा कि बटलर डार्क एल्फ लड़की को उठाकर उनकी ओर आ रहा है। इस समय लेथेल उस लड़की को साफ साफ देख सकता था। सुंदर होने के अलावा उस डार्क एल्फ लड़की की आभा भी बेहद आकर्षक थी, और उसे थोड़ी देर तक देखने से ही उसके साथ सोने के विचार मन में आ जाते थे। लेथेल को भी ऐसा ही महसूस हुआ। जब उसने उस डार्क एल्फ लड़की को देखा तो वह बस दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था और चूमना चाहता था, फिर उसके साथ सोना चाहता था। डिंग, अनुकूलन प्रतिभा सक्रिय हो गई है, वासना, जादू समाप्त हो रहा है। डिंग, अनुकूलन प्रतिभा सक्रिय हो गई है, वासना, जादू समाप्त हो रहा है। डिंग, अनुकूलन प्रतिभा सक्रिय हो गई है, वासना, जादू समाप्त हो रहा है। 3 बार लगातार नोटिफिकेशन दिखाई दिए, फिर भी उसे थकान महसूस हुई और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होती गईं। उसकी आंखों में सिर्फ डार्क एल्फ लड़की ही रह गई थी। वह उसकी स्पष्ट और मोहक आवाज भी सुन सकता था। यहाँ आओ, मुझे ले चलो, पीछे मत हटो, मेरे शरीर से अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करो। जल्दी करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नए N0 वेल अध्याय N0VALIN को पर प्रकाशित हुए हैं। लेथेल ने अपने दांत पीस लिए और लगातार अपना सिर हिलाया। उसके लिए ये शब्द काली सलाखों में नग्न नर्तकियों के शब्दों से अलग नहीं थे। जब वे पृथ्वी पर ही थे तो अपनी नौकरी की प्रकृति के कारण उन्हें अक्सर उन बारों में ग्राहकों से मिलना पड़ता था। इसीलिए उसके शब्दों का प्रयोग करके उसे रिझाना लगभग असंभव था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शब्द उसके सिर में गूंजते रहे। भले ही उसने अपने कान बंद कर लिए थे, फिर भी वह उसकी बातें सुन सकता था। अखना ने ये देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अपना वासना, जादू वापस ले लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें 100 टुकड़ों में काट दूं। डार्क एल्फ लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था, बेवकूफ इंसानों, ये जादू नहीं है, यह मेरी प्राकृतिक प्रतिभा है। वासना की आंखें, जो कोई भी मेरी आंखों में देखेगा वह वासना से घिर जाएगा। ऐसा लगता है तुम्हारा मालिक एक कमजोर व्यक्ति है। मुझे डर है कि वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हा। धमाका। अकना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने डार्क एल्फ लड़की के पेट पर लात मारी। ये लात इतनी जोरदार थी कि उसने मुंह में खून थूक दिया और कई मीटर पीछे उड़ गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अकना ने गुस्से से कहा। उसके शरीर के चारों ओर एक अत्यंत भयानक काली ऊर्जा फूट पड़ी। जो कोई भी मेरे युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है वह मर जाए। अरे, खांसी, खांसी, हाँ है। डार्क एल्फ लड़की जमीन पर लेटी थी, लगातार खांस रही थी और पेट में कुछ तरल पदार्थ भी उगल रही थी। माफ करना, बूढ़ा बटलर अचानक बोल पड़ा। तुम क्या चाहते हो? अकना ने बटलर की ओर देखा और बोली, उसकी आवाज में ठंडक और जानलेवा इरादे भरे थे, जिससे बटलर चिंतित हो गया। मेरा तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बटलर ने धीरे से समझाया। तो दूर रहो, अकना चिल्लाए। उसकी आंखें इस समय बहुत डरावनी थीं। वे ऐसी आंखें थीं जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार थीं। बस, बहुत हो गया, अकना। लेथेल अचानक बोला, यह महसूस करते ही कि उसके सिर का दर्द चला गया है। वह सीधा खड़ा हो गया। उसके सामने सिस्टम से एक अधिसूचना प्रकट हुई, जिससे उसे अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। डिंग, अनुकूलन प्रतिभा ने सफलतापूर्वक काम किया है। आप वासना की आंखों प्रतिभा के प्रभाव का 100% विरोध कर सकते हैं। अब आपके पास रैंक सी से समान कार्यों वाली प्रतिभाओं के 20% प्रभावों का प्रतिरोध करने की क्षमता है। यदि रैंक कम है तो प्रभावों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होगी।
लेथेल ने ये देखा और बेहद खुश हुए। शायद आइज ऑफ लस्ट प्रतिभा निम्न स्तर की है, यही वजह है कि मेरी अनुकूलन प्रतिभा इतनी जल्दी काम कर गई। ऐसा लगता है कि आइज ऑफ लस्ट एक रैंक सी प्रतिभा है। अगर ऐसा है तो मुझे अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा स्वामी, क्या आप ठीक हैं? अकना जल्दी से लेथेल के पास गई और पूछा। कोई बात नहीं, मुझे अभी थोड़ा चक्कर आ रहा था। लेथेल खड़ा हुआ और अकना को आश्वस्त करने के लिए आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ये देखकर अकना को अजीब लगा। वह अभी भी चिंतित थी, इसलिए उसने पूछा, युवा स्वामी, क्या आप वाकई ठीक हैं? बेशक, लेथेल ने जवाब दिया, मेरी तरफ देखो, मैं ठीक हूँ। ड्यूक लेथेल। अचानक बूढ़ा बटलर उसके पास आया, अपना सिर झुकाया और कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि उसकी प्रतिभा अभी भी सक्रिय है, भले ही उसका जादू बंद हो गया हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेथेल ने हाथ हिलाया, फिर अकना के साथ जल्दी से जाने की कोशिश की। रुको, ड्यूक लेथेल। बटलर ने बोलना जारी रखा, जिससे लेथेल को उलझन महसूस हुई। उसने अपना सिर बटलर की ओर देखा, क्या कुछ गड़बड़ है? बूढ़े बटलर ने मित्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटा लाल कार्ड निकाला और कहा, अब से ये डार्क एल्फ लड़की आपकी है, कृपया 130 मिलियन सोने के सिक्कों की राशि का भुगतान करें। लेथेल ने जब ये सुना तो वह चौंक गया, क्या आप सच कह रहे हैं? अकना को भी अजीब लगा, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, वह बस खड़ी रही और डार्क एल्फ लड़की को देखती रही। ये सही है। बूढ़े बटलर ने सिर हिलाया और कहा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने सबसे अधिक कीमत चुकाई है, इसलिए वह लड़की आपकी है। रुको, लेथेल ने अपनी उलझन के कारण अपनी कनपटियों को रगड़ने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। आपको पता होना चाहिए कि उस लड़की की शुरुआती कीमत 100 मिलियन सोने के सिक्के हैं और उसने केवल 130 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत की पेशकश की, तो वह उस लड़की को कैसे खरीद सकता था? क्या यहाँ कोई गलती है? क्या ये संभव है कि किसी ने 130 मिलियन स्वर्ण सिक्कों से अधिक कीमत की पेशकश नहीं की? बूढ़े बटलर ने ये सुना, सिर हिलाया और जवाब दिया, वास्तव में कुछ लोगों ने अधिक कीमत की पेशकश की है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि डार्क एल्फ लड़की के पास वासना की आंखें हैं, तो उन्होंने तुरंत नीलामी छोड़ दी। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? माफ करना, ड्यूक लेथेल, ये हमारी गलती थी। इसीलिए बूढ़े बटलर ने अपना सिर झुकाया और कहा, अगर आप अभी भुगतान स्वीकार करते हैं तो हम आपको 5 मिलियन सोने के सिक्कों की छूट देंगे। अकना उसके पास खड़ी हो गई और धीरे से बोली, युवा मालिक, आपको ध्यान से सोचना चाहिए, वह डार्क एल्फ लड़की कोई साधारण डार्क एल्फ नहीं है। एल्फ, उसके पास कामुक आंखें हैं जो दूसरों की वासना को उत्तेजित कर सकती हैं और उन्हें शाश्वत वासना में डुबो सकती हैं। ये सुनकर लेथेल डार्क एल्फ लड़की के पास गया, अपना सिर झुकाया और उसे देखा, उसका पेट पकड़ लिया क्योंकि उसे अभी अभी अकना ने लात मारी थी। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डार्क एल्फ लड़की ने अपना सिर उठाया और सीधे लेथेल की आंखों में देखने लगी। युवा मालिक, सावधान, अकना जल्दी से चिल्लाया, हा हा हा, बहुत देर हो चुकी है, हे। डार्क एल्फ लड़की मुस्कुराए और आत्मविश्वास और अहंकार के साथ बोली। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लेथेल के हाव भाव ने उसे अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। क्यों तुम अभी भी इतने शांत हो? डार्क एल्फ लड़की ने असमंजस में पूछा। लेथेल ने बहुत खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, हा, तुम्हारी आंखें अब मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं। ऐसा लगता है मेरा हरम इसी लड़की से शुरू होगा। वह बैठ गया, अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी पूछा? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, डार्क एल्फ लड़की ने अपनी ठोड़ी उठाई, लेथेल के हाथ से बचते हुए, गंदे इंसान, मुझे मत छुओ। बहुत घमंडी, मुझे ये वाकई पसंद है। लेथेल का मुक्ता से मुस्कुराया, जिससे डार्क एल्फ लड़की घबरा गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और बेचैनी से भर गईं। उसका नाम क्या है? लेथेल ने बूढ़े बटलर की ओर देखा और पूछा। इरिटेलिस, मैंने जीवित साहसी लोगों को ऐसा कहते सुना है, बटलर ने कहा। लेथेल मुस्कुराया और इरिटेलिस की ओर देखा, अच्छा, तो मैं पैसे चुका दूंगा, अब से वह लड़की मेरी होगी। हाँ, बटलर ने लेथेल को भुगतान प्रक्रिया जल्दी से पूरी करने में मदद की, फिर उसे एक लाल कार्ड दिया। ड्यूक लेथेल, उसका हार, कंगन और पायल विशेष रूप से उसकी शक्ति को कैद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बूढ़े बटलर ने समझाया। ये कार्ड कुंजी है, इसलिए आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। डार्क एल्फ जनजाति की तरह ही है, वे बहुत घमंडी हैं और मानवता को नीची नजर से देखते हैं। इसके अलावा उनकी शक्ति भी बहुत महान है और हमारे जैसे मानव जादूगरों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अधिक विशेष रूप से, बूढ़े बटलर ने अचानक आंखों पर पट्टी बंधी इरिटेलिस पर नजर डाली, फिर आगे कहा, उसके पास एक विशेष प्रतिभा भी है, वासना की आंखें, इसलिए आपको अपनी किडनी के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। ये सुनकर लेथेल को भी एहसास हुआ कि लोग उसे क्यों नहीं खरीदना चाहते थे। यदि उसमें अनुकूलन की प्रतिभा न होती, तो वह स्वयं भी उन आंखों को देखकर पागल हो जाता और अपनी भ्रामक इच्छाओं में लिप्त हो जाता। लेथल कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना बुरा होगा यदि कोई और इस लड़की का मालिक हो, जिसके पास कोई प्रतिभा या उसकी आंखों को बंद करने का कोई तरीका न हो। उस आंखों पर बंधी पट्टी में एक प्रकार का जादू है जो दृष्टि को बंद कर देता है और जादुई ऊर्जा को सीमित कर देता है। बटलर ने आगे कहा, यदि ड्यूक अपनी आंखों पर बंधी पट्टी नहीं हटाता है, तो वह आप पर अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिला दिया। उसे उसकी प्रतिभा की बहुत चिंता नहीं थी। वैसे भी वह उन आंखों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित था, चाहे उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो या नहीं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार, मैं आपके लिए एक सुखद समय की कामना करता हूँ। बूढ़े बटलर ने अपना सिर झुकाया और कहा।
लेथेल ने भी सिर हिलाया, फिर इरिटेलिस को लेकर चला गया। अकना, जो लेथेल का पीछा कर रही थी, अचानक रुक गई, आखिरी बार हाउसकीपर को देखा और फिर बाहर चली गई। बटलर ने देखा कि वे पूरी तरह से चले गए हैं और उसने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है, कभी कभी तुम भी डर जाती हो। अचानक बटलर के पीछे से मिकोनिया की आवाज गूंजी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ, इसके बजाय उसने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वह लड़की इतनी शक्तिशाली होगी। यह अजीब है, अगर उसका स्तर इतना ऊंचा है तो उसे उस युवक की नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है। मिकोनिया मुस्कुराई, उसे लगा कि चीजें और अधिक दिलचस्प होने लगी हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मिस, आपने ऐसा क्यों किया? बूढ़े बटलर ने हैरानी से पूछा। बदला लेने के लिए, मिकोनिया ने धीरे से कहा। हाँ, अगर वह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता और मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं उसे किसी औरत के हाथों मरवा दूंगी। लेकिन बूढ़े बटलर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उसे उस डार्क एल्फ लड़की की वासना की आंखों से प्रतिरक्षा प्राप्त है, इसलिए आपकी योजना विफल हो जाएगी, मिस मिकोनिया। हा, मिकोनिया जोर से हंसा। बटलर, अगर आपको लगता है कि आइज ऑफ लस्ट इतना सरल है तो आपने इसकी क्षमताओं का गलत अनुमान लगाया है। आपका क्या मतलब है? उन आंखों में पुरुषों को वासना में लिप्त करने की क्षमता के अलावा एक और कार्य भी है। मिकोनिया मुस्कुराई और बोली, भले ही उसे उन आंखों से प्रतिरक्षा है, लेकिन जब वह उसके साथ सोता है तो वे आंखें उसके सभी रक्षात्मक जादू को भेद सकती हैं। उस स्थिति में वह केवल पागल बन सकता है और अपनी इच्छाओं में लिप्त हो सकता है। मिस, क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहती हैं? बूढ़े बटलर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम यहाँ केवल इसलिए मजबूती से पैर रख सकते हैं क्योंकि हम इस जगह पर कभी भी रईसों या शाही परिवार का सामना नहीं करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि हमने क्या किया तो मुझे डर है। चिंता मत करो, मिकोनिया मुस्कुराया और कहा, यह उसके लिए बस एक छोटी सी सजा है। ड्यूक के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि कोई उसे बचा लेगा। इसके अलावा उस डार्क एल्फ लड़की के साथ सोने के परिणाम उसकी कामुक इच्छाओं के कारण थे, हमने केवल उस लड़की को उसे बेचा था, इसलिए हमारी कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। बूढ़े बटलर ने आह भरते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना क्रोधित देखा है। तुमने तो उसे उस डार्क एल्फ लड़की को खरीदने के लिए भी तैयार कर लिया था। हाँ, घटिया आदमी, मिकोनिया ने गुस्से से कहा, उसने दिखाया कि उसे मेरी परवाह नहीं है और मुझे गुस्सा दिलाया ताकि मैं उसे याद रखूं, उसने मुझे उस पर ध्यान देने के लिए भी मजबूर किया। बहुत अच्छा, फिर मैं उसे करोल के सभी लोगों के बीच हंसी का पात्र बना दूंगी, ताकि वह इतना शर्मिंदा हो जाए कि वह अपने महल से बाहर कदम रखने की हिम्मत न करे। हा। बूढ़े बटलर ने आह भरी। उसे मन ही मन उम्मीद थी कि चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ेंगी, अन्यथा करोल में जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वह ढह जाएगा। अल्पविराम। प्रतीक्षा कक्ष में एलेक्स ने नीलामी कक्ष के कर्मचारियों से पैसे प्राप्त किए और जोर से हंसा। हा। मैंने सोचा था कि वह केवल 2 मिलियन से अधिक सोने के सिक्के ही ला पाएगी, लेकिन अंत में वह लगभग 5 मिलियन सोने के सिक्के लेकर आई। ये बहुत बढ़िया है, फिर मुझे उन कर्जों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे पास औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसा होगा। हा। हाँ, उस कमीने डॉक्टर का कर्ज चुकाने के बाद मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा और उसकी राख को सीवा में बहा दूंगा। लानत है, लानत है, लानत है, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। अचानक एक आवाज गूंजी जिसने एलेक्स को चौंका दिया। वह तुरंत खड़े हुए, आत्मविश्वास से मुस्कुराए और कहा, मिस मिकोनिया, आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत विनम्र मत बनो। मिकोनिया ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। क्या आपको लगता है कि मेरे नीलामी घर ने आपको जो धनराशि दिलाने में मदद की है वह आपको संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है? हा, बिल्कुल, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, लेडी मिकोनिया। एलेक्स ने अपने हाथ जोड़े और कहा, अगर भविष्य में आपको मुझसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बस कहिए और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। क्या तुम अब भी मेरी मदद करोगे, भले ही यह मुश्किल हो? मिकोनिया ने उदास होने का नाटक करते हुए कहा। एलेक्स ने मिकोनिया के हाव भाव देखे और आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसके दिल में प्रत्याशा और खुशी की भावना प्रकट हुई। हा, यह आ रहा है, मेरा मौका आ गया है। बेशक, एलेक्स ने दृढ़ता और आत्मविश्वास से कहा, भले ही मैं एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट जादूगर नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि मैं आपकी कुछ कठिनाइयों को दूर करने में मदद कर सकता हूं। वास्तव में, मिकोनिया ने कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी जो तुरंत गायब हो गई। मेरे नीलामी कक्ष में ज्यादातर दास और वेश्याएं ही बिकती हैं। हालांकि इस प्रकार के सामान का सभी द्वारा बहुत स्वागत किया जाता है, फिर भी यह इस नीलामी कक्ष के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं नीलामी के लिए और भी चीजें रखना चाहता हूँ। उनमें से जो चीज गुलामों और वेश्याओं से भी ज्यादा लोकप्रिय है वह है चिकित्सा। मिकोनिया ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि एलेक्स बोल पड़ा। ये सही है, मिकोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा लगता है आप भी बहुत स्मार्ट हैं। बेशक, हा। एलेक्स जोर से हंसा। मिस मिकोनिया, आपको कौन सी दवा चाहिए? मिकोनिया ने उत्तर दिया, इसका बहुत कीमती होना आवश्यक नहीं है, ये केवल 3 स्टार या उससे उच्चतर औषधि होनी चाहिए, या यदि यह 1 या 2 स्टार औषधि है तो यह अत्यधिक प्रभावी लेकिन कम कीमत वाली होनी चाहिए, ताकि इसका उपयोग आसानी से किया जा सके, क्योंकि इससे मेरे व्यवसाय को मदद मिलेगी। ये सुनकर एलेक्स ने भौहें सिकोड़ी। मिकोनिया का अनुरोध थोड़ा कठिन था, लेकिन इतना कठिन नहीं था कि वह उसका अनुरोध अस्वीकार कर दे। क्या बात है, क्या ये बहुत मुश्किल है? मिकोनिया समझ गई कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने पूछा। नहीं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसे तैयार करने में बहुत सारी सामग्री और मेहनत लगती है। एलेक्स ने झिझकते हुए कहा। हा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मेकोनिया ने मुस्कुराते हुए बहुत सहजता से कहा, जब तक आप चाहें, यह नीलामी कक्ष दवा बनाने के लिए सामग्री प्रदान कर सकता है। तैयार उत्पाद बिकने के बाद मैं 30% लूंगा, आप 7% लेंगे। एलेक्स ने कहा, यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मेकोनिया थोड़ा चिंतित दिखाई दिया। कोई बात नहीं, एलेक्स ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मैं बस इसे तैयार कर रहा हूँ। आप दोनों मुझे सामग्री उपलब्ध कराते हैं और तैयार उत्पाद बेचने में मेरी मदद करते हैं। आप दोनों मुनाफे का 70% हिस्सा पाने के हकदार हैं। हा, धन्यवाद, एलेक्स। आपके धन्यवाद से मुझे लगता है कि इस नीलामी घर का भविष्य निश्चित रूप से बहुत मजबूती से विकसित होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंसे, दोनों के अपने अपने विचार थे। मेकोनिया ने भी उदारता से एलेक्स को उसकी जरूरत की बहुत सारी सामग्री दी। एलेक्स ने सामग्री ले ली और यह सोचकर चला गया कि 80% संभावना है कि मेकोनिया उसे पसंद करेगी। और मेकोनिया को भी इस समय थोड़ी खुशी महसूस हुई। बूढ़ा बटलर उसके पीछे दिखाई दिया, आह भरी, और कहा, मिस, क्या आप वास्तव में उस लड़के का उपयोग करना चाहती हैं? एन्चेंटर टॉवर में कई फार्मासिस्ट एन्चेंटर हैं जो हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, क्यों? बटलर। मेकोनिया ने बटलर की बात बीच में ही रोक दी और मुस्कुराई, यहाँ एक फार्मासिस्ट जादूगर है जिसके पास बहुत संभावनाएं हैं, जो हमारे लिए मुफ्त में काम करना चाहता है और वफादार है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपका क्या मतलब है? हा, एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है कि वह मेरी सुंदरता का लालची है। मेकोनिया मुस्कुराई और बोली, इसके अलावा वह 5वें एल्डर का छात्र भी है। अगर वह भविष्य में बड़ा हो सकता है तो उसकी क्षमता बहुत बड़ी होगी। वह जितना अधिक विकास करेंगे, हमें उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट जादूगर हमारे लिए निःशुल्क समर्पित है और वह हमारे प्रति वफादार भी है। कितनी सुंदर संभावना है। बूढ़े बटलर ने यह सुना और सिर हिलाया, यह एक बहुत अच्छी योजना है, मिस मेकोनिया, हालांकि मुझे बस डर है कि अगर वह मजबूत हो गया तो उसे हमारी जरूरत नहीं होगी। उस समय उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। नए N0 वेल अध्याय N0VALIN को पर प्रकाशित किए गए हैं। हा, मेरे पास उसे नियंत्रित करने का एक तरीका है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बटलर। ये सुनकर बटलर ने सिर हिलाया। उसने 60 साल तक मेकोनिया का पीछा किया था, इसलिए वह उसकी बात पर भरोसा कर सकता था। हालांकि उनके और ड्यूक लेथेल के बीच जो हुआ वह एक अपवाद प्रतीत होता है। अल्पविराम। जैसे ही एलेक्स नीलामी केंद्र के दरवाजे से बाहर निकला, उसने रोलेन को देखा और वह खुश होकर बोला, आह, तुम बच गए। रोलेन एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रोलेन ने एलेक्स की आवाज सुनी, जल्दी से अपने आंसू पोंछे खड़ी हुई और बोली, मैं उस व्यक्ति से बचकर आई हूं जिसने मुझे खरीदा था। हा, एलेक्स जोर से हंसा, मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, हा, मुझे तुम पर गर्व है, रोलेन। एलेक्स की तारीफ सुनकर रोलेन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। कुछ दिन पहले एलेक्स की तारीफ पाने के लिए वह बहुत कुछ करती, लेकिन अब उसे लगता कि एलेक्स की बातें खोखली थीं। रोलेन ने अपना सिर झुका लिया और अपने आंसू छुपा लिए। उसका आधा हिस्सा एलेक्स को छोड़कर ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसे खुशी महसूस हो। दूसरा आधा हिस्सा उस विचार को दबा रहा था, उसे याद दिला रहा था कि वह एलेक्स की नौकर और डार्क क्लाउड संगठन की सदस्य है। इसके अलावा, यदि वह संगठन के साथ विश्वासघात करती है, तो परिणाम भयानक होंगे। एलेक्स अलग था। रोलेन को सिर झुकाते देख उसने सोचा कि वह अभी भी डर रही है कि कुलीन लोग बदला लेंगे। रोलेन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खरीदने वाला रईस तुमसे बदला लेने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे बता दूंगा कि मेरी औरत, उसे कोई छू नहीं सकता। ये सुनकर रोलेन को और भी पीड़ा हुई। तुम्हारी औरत? क्या मैं तुम्हारी औरत बन गई हूँ? ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। चलो, मलिना को ढूंढते हैं और फिर हम रहने के लिए एक आलीशान जगह खरीदेंगे, हा। रोलेन, पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हारा मूल्य केवल 2 मिलियन स्वर्ण सिक्के हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मूर्ख तुम्हें 5 मिलियन स्वर्ण सिक्के खरीदने की हिम्मत करेगा। हा, मैं हंसना बंद नहीं कर सकता। आखिर तुम्हें किसने खरीदा? मैं वास्तव में उसे अभी देखना चाहता हूँ। तुम्हें खरीदने के तुरंत बाद ही तुम भाग गए। निश्चित रूप से वह बेवकूफ इस समय बहुत गुस्से में होगा, इतना गुस्से में कि शायद उसने खून थूक दिया होगा, हा। रोलेन ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, उसके हाथ उसकी पोशाक को पकड़े हुए थे। उसने अचानक अपने दांत पीस लिए, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और फुसफुसा कर कहा, मेरे युवा स्वामी के बारे में बुरा मत बोलो। तुमने अभी क्या कहा? एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और पूछा, उसका चेहरा भ्रम से भर गया। तुमने बहुत धीरे से बात की, मैं कुछ भी सुन नहीं सका। मेरा मतलब है, मैं थोड़ा भूखा हूँ। रोलेन डर गया और जल्दी से अपना सिर झुका लिया। सौभाग्य से, रोलेन के शब्द अभी अभी बहुत धीमे थे, इतने धीमे कि यदि एलेक्स उसके करीब खड़ा भी होता, तो भी वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाता कि उसने क्या कहा। ऐसा लगता है, रोलेन का साहस इस समय उसकी आवाज जितना ही छोटा है। अल्पविराम। टैक्सी में, लेथेल ने इरिटेलिस की कमर को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इतना नर्म, इतना सुगंधित। आखिरकार मेरे हरम का पहला सदस्य मेरे पास है। उसने अपना सिर नीचे किया, इरिटेलिस को संघर्ष करते हुए देखा। लेकिन हर बार जब वह विरोध करती, तो उसके गले के हार और कंगन पर लगे लाल पत्थर तुरंत चमक उठते, जिससे वह कांपने लगती, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। बेशक, इरिटेलिस की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वह बाहर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। गंदे इंसान, आज तुमने जो किया उसका तुम्हें पछतावा होगा। इरिटेलिस गुस्से से चिल्लाया। मुझे धमकी देने के बजाय, मुझे लगता है कि आपको आभारी होना चाहिए कि मैंने ही आपको खरीदा है, किसी और ने नहीं।
जब एकना ने, जो लेथेल के सामने बैठी थी, लेथेल को इरिटेलिस को गले लगाते देखा, तो उसके दिल में दर्द और ईर्ष्या भर गई। वह स्थान मेरा होना चाहिए था। यंग मास्टर को मुझे ही गले लगाना चाहिए था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी हत्या की मंशा ऐसी निकल रही थी मानो वह इरिटेलिस को टुकड़ों में काट डालने के लिए तैयार हो। हाँ, गंदे इंसान, मेरी आंखों को अपने को देखने मत देना, अन्यथा मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने पर पछतावा करवा दूंगी। आह! इससे पहले कि इरिटेलिस अपनी बात पूरी कर पाती, लेथेल ने उसकी कमर को दबाया, जिससे उसके मुंह से एक अजीब लेकिन बेहद मोहक आवाज निकली। बहुत मुलायम। लेथेल अपनी प्रशंसा रोक नहीं सका। तुम, इरिटेलिस ने अपने दांत पीस लिए जबकि उसका शरीर कांप उठा। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगी। ओह, लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, इन बेड़ियों को हटाने के बाद ये शब्द कहने में देर नहीं हुई है। इस समय लेथेल को थोड़ा आनंद आ रहा था क्योंकि वह दूसरों को धमकाने की क्षमता की भावना में डूबा हुआ था। तो क्या बुरे काम करना इतना रोमांचक और मजेदार है? शायद यही कारण है कि लोग आसानी से बुरे काम कर बैठते हैं। उसने मन ही मन सोचा। वास्तव में वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ एक दयालु व्यक्ति है। लंबे समय तक महिला पात्रों के बीच स्वयं को सीमित रखने के बाद अंततः उसे अपनी एक महिला मिली। यह कोई महिला नायक या विशेष रूप से खलनायिका नहीं थी, ये लड़की एक डार्क एल्फ है जो वासना की देवी की पूजा करती है और जिसके पास वासना की आंखें हैं। उपरोक्त बातों को सारांशित करते हुए, ये डार्क एल्फ लड़की एक सक्कुबस की तरह है, जो दुनिया के हर आदमी का सपना है। लेथेल को लगा कि वह रोने वाला है। इतने लंबे समय के बाद इस दुनिया में आने के बाद वह आखिरकार अपना खुद का हरम शुरू कर सकता था। जहां तक उसके प्रतिरोध की बात है, उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक वह हीरोइन नहीं है, वह अपनी दयालुता और स्वादिष्ट भोजन का उपयोग करके उसे धीरे धीरे स्वीकार करने और उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये देखकर रकना ने मुंह बनाया। वह लेथेल के पास जाकर बैठ गई और थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोली, युवा मास्टर, ऐसा लगता है आप बहुत उत्साहित हैं, है न? ये सुनकर लेथेल चौंक गया। उसे लगा कि एकना बहुत गुस्से में है। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और जल्दी से समझाया, हाँ, नहीं, मैं बस थोड़ा उत्साहित हूँ। युवा स्वामी, क्या आपको मेरी जरूरत नहीं है? अखना ने अपना सिर झुकाकर पूछा। यद्यपि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी लेथेल को उसकी आंखों में निराशा और झुंझलाहट का भाव महसूस हुआ। यह, बेशक मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन लेथेल वास्तव में कहना चाहता था कि वह उसे छू नहीं सकता। अखना बहुत सुंदर, मजबूत और प्रतिभाशाली थी। वह पूर्णता से बस कुछ कदम दूर थी। हालांकि वह राइन की नौकर है और वह अधीनस्थ है जिस पर राइन सबसे अधिक भरोसा करता है। इसलिए वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जब वह राइन के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ को चुरा लेगा तो वह कितनी क्रोधित होगी। राइन ने उसे सोने के सिक्कों से लेकर रहने के लिए जगह तक बहुत सी चीजें दी थी और वह लाफियन और चार्लोट की देखभाल करने के लिए भी सहमत हो गई थी। उसने उसे रहने के लिए एक गर्मजोशी भरा स्थान भी दिया, न कि सिर्फ एक सहयोगात्मक रिश्ता। राइन के बगल में लेथेल को बहुत सुरक्षित और आरामदायक महसूस हुआ। इसीलिए राइन के लिए कुछ भी उपयोगी करने से पहले वह उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन क्या आप किसी बात से डरते हैं, युवा गुरु? अकना ने उलझन में पूछा। हाँ, तुम दोनों एक कामुक, सड़े हुए जोड़े हो, इरिटेलिस चिल्लाया। ओह, मत रुको। ओह, अचानक वह कराह उठी और उसकी कराह कामुकता से भरी थी, मानो वह अपने शरीर की कामुकता में लिप्त हो रही हो। देखो यहाँ सबसे कामुक व्यक्ति ने क्या कहा, लेथेल ने चिढ़ाते हुए कहा। तुमने फिर से मेरी कमर दबाने की हिम्मत की, मैं करूंगी, इरिटेलिस ने गुस्से से कहा, लेकिन वह अब लेथेल की गुलाम थी, इसलिए वह विरोध नहीं कर सकती थी, नहीं वह उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। तुम क्या करोगे? लेथेल मुस्कुराया और कहा। अचानक उसने इरिटेलिस की आंखों पर बंधी पट्टी पकड़ी, फिर उसे खींचकर उतार दिया। इरिटेलिस की आंखें पहले से ही अंधेरे की आदी थीं, जब उसने अचानक प्रकाश देखा, तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। लेथेल ने अपनी ठोड़ी उठाई और धीरे से कहा, मेरी आंखों में देखो। उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन उसमें एक प्रकार का अहंकार भी था जिसने इरिटेलिस को चौंका दिया। घमंडी मत बनो, जब तक मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं इरिटेलिस ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें लेथेल की आंखें थीं। उसकी काली, छेद जैसी आंखें उसकी निगाहों को अपनी ओर खींच रही थीं। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल ली। इरिटेलिस भी आश्चर्यचकित थी, उसने नहीं सोचा था कि लेथेल ने उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत की होगी। अचानक इरिटेलिस को लगा कि उसकी नजर धुंधली हो गई है और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भंवर में देख रही हो। अनगिनत यादें और छवियां अचानक उस भंवर में विकृत हो गईं। इरिटेलिस चिल्लाई, उसे लगा कि उसके सिर में इतनी तेज चोट लगी है कि वह फटने वाला है। लेथेल ने उसे पुकारा, फिर उसने असमंजस में अकना की ओर देखा। अकना ने भी उसकी ओर देखा, जिससे पता चला कि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ओए, क्या तुम ठीक हो? लेथेल ने चिंतित होकर पूछा। ओए, तुम मेरे 130 मिलियन सोने के सिक्के हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा। तुम मेरे हरम की शुरुआत हो, तुम ठीक होगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इरिटेलिस ने अपने दांत पीस लिए, उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। हालांकि इस समय स्मृति की गहराई से एक आवाज प्रकट हुई। इरिटेलिस, अच्छी तरह याद रखो, वासना की आंखें वासना की देवी की दो आंखों में से एक है। इस प्रकार की आंख का स्वामी पुरुषों को लुभाने और उन्हें वासना के पिंजरे में कैद करने में सक्षम है। हालांकि इस आंख में एक कमी है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इन आंखों से नियंत्रित नहीं है, तो वह व्यक्ति आपका भाग्य बन जाएगा।
उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा के लिए आपके भाग्य से जुड़ा रहेगा, हालांकि आपका अंत बहुत दर्दनाक होगा। जिस किसी के पास भी ये आंखें हैं, उसे पूर्ण सुख नहीं मिला है। एरिटेलिस, ये वासना की देवी की शक्ति प्राप्त करने का परिणाम है। एरिटेलिस का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपना सिर उठाया और लेथेल का चिंतित चेहरा देखा और इससे उसका दिल अचानक तेज और तेज धड़कने लगा। यद्यपि एरिटेलिस की त्वचा शहद के रंग की थी, फिर भी लेथेल उसके गालों पर लाली देख सकता था, जो अत्यंत मनमोहक और आकर्षक थी। क्या ऐसा हो सकता है? एरिटेलिस ने मन ही मन एक अत्यंत भयानक मामले के बारे में सोचा, वह मेरा भाग्य है। नहीं, ऐसा गंदा और सड़ा हुआ इंसान मेरी नियति नहीं हो सकता। नोव एल्बन कॉम पर नए अध्याय पढ़ें। मैं स्वीकार नहीं करती, मेरा आदमी इंसान नहीं हो सकता, वह इतना गंदा और कामुक रईस नहीं हो सकता। ओए, क्या तुम ठीक हो? लेथेल ने एरिटेलिस के कंधों को कसकर पकड़ते हुए पूछा। वह चौंक गई, और लेथेल का चेहरा देखकर उसका दिल अचानक जोर से हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर आभा की एक परत से घिरा हुआ है, और उसका चेहरा सामान्य से कई गुना अधिक सुंदर था। विशेष रूप से उसकी काली आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फटने वाला है। लेकिन वह इतना बुरा नहीं लगता। हे, रुको, मैं इंसानों को पसंद नहीं कर सकता। लेथेल ने उलझन में एरिटेलिस को देखा। इस समय वह उसे घूर रही थी, उसके चेहरे पर बेचैनी और प्रतिरोध दोनों दिख रहे थे, लेकिन थोड़ी शर्म भी थी। उसने अकना की ओर देखा और धीरे से पूछा, ओए, क्या वह सचमुच ठीक है? अकना ने कंधे उचकाकर यह दर्शाया कि वह भी एरिटेलिस की वर्तमान स्थिति को नहीं समझ पा रही थी। लेथेल ने आह भरी, वह भी नहीं चाहता था कि जिस व्यक्ति ने उसका हरम शुरू किया है, उसे कोई गंभीर समस्या हो। ये किसी शगुन से भिन्न नहीं है जो उसे चेतावनी देता है कि हरम का मालिक होना अत्यंत कठिन है और उसके लिए कई समस्याएं प्रतीक्षा कर रही हैं। आपका नाम क्या है? अचानक एरिटेलिस ने पूछा। लेथेल, अरे, तुम्हारा रवैया इतनी जल्दी कैसे बदल गया? उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, लाथेल। मेरा नाम याद रखना। लाथेल, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मेरा मतलब है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए हमेशा तुम्हारा नाम याद रखूंगी। एरिटेलिस को भी एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। ओह, जब लेथेल ने एरिटेलिस को बहुत गुस्से से चिल्लाते हुए देखा, तो उसने राहत की सांस ली। हाँ, आपकी त्वचा मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्या आप कुछ और कर सकते हैं? ये सुनकर एरिटेलिस ने तुरंत पुष्टि की कि लेथेल नाम का ये व्यक्ति उसकी आंखों के नियंत्रण में नहीं था, न ही वह उनसे प्रभावित था। अजीब बात है, वह तो एक साधारण आदमी है, वह अपने नेत्र पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया? जब उन्होंने पहली बार मेरी आंखें देखी तो वे बहुत प्रभावित दिखे, अब उन पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी आंखों से प्रभाव हटाने के लिए किसी प्रकार का जादू किया हो? जरूर। गंदे, काय इंसान, क्या ऐसा लगता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से बच सकते हो? एरिटेलिस को घृणा और झुंझलाहट से भरी आंखों से देखते हुए लेथेल ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि डार्क एल्फ लड़की बेहतर थी। धमाका, क्या बकवास है? लेथेल चिल्लाया, जैसे गाड़ी के विस्फोटक पर ग्रेनेड से हमला हुआ हो और वह हिंसक रूप से हिल रहा हो। युवा मालिक, सावधान रहो, अचानक चिल्लाई और उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला, फिर लेथेल को पकड़ लिया। लेथेल ने भी जल्दी से एरिटेलिस को अपनी चोटों में भर लिया। इसके तुरंत बाद उसे और एरिटेलिस को अकना ने बाहर खींच लिया। धमाका, एक और जोरदार धमाका हुआ। लेथेल को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फटने वाले हैं। लेथेल ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई खोली, वह जमीन पर लेटा हुआ था, सौभाग्य से एरिटेलिस अभी भी उसके स्वरूप में थी। आखिर क्या हुआ? लेथेल ने खुद से पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, धुंध की एक धारा ने तुरंत उसे और एरिटेलिस को घेर लिया। लेथेल ने अपना सिर झुकाया, एरिटेलिस को गले लगाया और उसे धीरे धीरे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एरिटेलिस चौंक गई, उसने अपना सिर उसकी ओर देखा और उसका चेहरा मोहित हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद उसने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग से अजीब विचार को दूर करने की कोशिश करते हुए। हाँ, मूर्ख इंसान, पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है कि तुम पहले भाग जाओ। क्यों? लेथेल ने उलझन में पूछा। क्योंकि वह मुझे पट्टियों की कोशिश कर रही है। लेथेल ने अपना सिर उठाया और एक लड़की को देखा जिसने एक लबादा और एक मुखौटा पहना हुआ था। हालांकि उसने अभी भी उसके लंबे कानों की वजह से उसे एक एल्फ के रूप में पहचाना। लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम मेरा नाम जानने के भी लायक नहीं हो, गंदे इंसान। नकाबपोश लड़की बोली, उसकी आवाज में तिरस्कार था जैसे वह किसी कीड़े को देख रही हो। लेथेल, क्या इस दुनिया में सभी एल्फ घमंडी हैं? मिलते ही वे तुरंत दूसरे व्यक्ति को गंदा और घटिया कहने लगते हैं। ऐसा लगता है इस दुनिया में मानवता को बहुत ही नीची नजर से देखा जाता है। वह सही कह रही है। एरिटेलिस ने लेथेल की बांह को बचाते हुए खड़े होकर कहा, आपको छिपने के लिए कोई और जगह ढूंढनी चाहिए, वह मुझे ढूंढने आई है। क्यों? क्या वह तुम्हें बचाना चाहती है? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बचाओ, हा 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 हा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एरिटेलिस मुस्कुराया और कहा, वह मुझे मारने आई थी, है ना? वेनफिना, मेरा नाम मत बोलो, तुम मुझे उल्टी जैसा महसूस कराते हो, गंदे डार्क एल्फ, वेनफिना ने असहजता से कहा। तुम्हारे जैसे डार्क एल्व्स पहले से ही बहुत गंदे हैं, तुम तो वासना की देवी की भी पूजा करते हो, तुम जैसे लोगों से बात करने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे उल्टी आ रही है। वेनफिना ने एरिटेलिस के हाथों, पैरों और गर्दन पर बेड़ियां देखी और घृणा से बोली, हम, कितना अपमानजनक है, तुम्हें मनुष्यों द्वारा गुलाम बनाया जा रहा है, तुम योगिनी जाति के सम्मान को कलंकित कर रहे हो।
एरिटेलिस नाराज नहीं थी, उसने बस लेथेल की ओर देखा, फिर आह भरते हुए कहा, तुम 10 साल से अधिक समय से मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? भले ही मैं 100 साल या 1000 साल से अधिक समय तक तुम्हारा पीछा करूं, मुझे थकान महसूस नहीं होगी। वेनफिना ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जब तक मैं तुम्हें मार डालूं और कल्पित बौनों को साफ कर दूं, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होगी। कहो। वेनफिना ने एक धनुष पकड़ा और आसपास की हवाएं एकत्रित होने लगी, एक तीर का निर्माण हुआ जो सीधे इरिटेलिस पर निशाना साध रहा था। तुम कैसे मरना चाहते हो? इरिटेलिस ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपनी बाहों, पैरों और गर्दन को जादुई बेड़ियों से बंधा हुआ देखा, और वह केवल आहें भर सकी, ये जानते हुए कि आज वह दिन था जब वह मर जाएगी। मैं पिछले 150 सालों से भागते भागते इतना थक गया हूं, शायद अब मेरे लिए आराम करने का समय आ गया है। एरिटेलिस ने आह भरी और कहा, हालांकि क्या आप उस बेवकूफ को जाने दे सकते हैं? ये कहने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या सोच रही थी। आह, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ, मुझे अचानक एक गंदे मानव पुरुष की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। क्या मैं सचमुच उसे पसंद करती हूँ? क्या वासना की आंखों का अभिशाप सच हो गया है? मानव, उसे मारने से मेरा तीर और भी गंदा हो जाएगा। वेनफिना ने कहा। लेथल, ओए, क्या तुम सामान्य रूप से बात कर सकते हो? हर बार जब आप मानवता के बारे में बात करते हैं तो आप इसके पीछे सड़ा हुआ, गंदा और बेवकूफ शब्द जोड़ देते हैं। क्या इससे आपको खुशी मिलती है? एरिटेलिस अचानक उसके पास गया, बैठ गया, और निराशा में थोड़ा मुस्कुराया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्यों बचाना चाहता हूँ। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसने वेनफिना की ओर देखा, फिर एरिटेलिस की ओर देखा और पूछा, अगर मैं तुम्हारी बेड़ियां खोल दूं तो क्या तुम भाग सकती हो? एरिटेलिस चौंक गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि लेथेल उसकी बेड़ियां खोलना चाहेगा। हालांकि एरिटेलिस ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, चाहे बेड़ियां हो या न हो, परिणाम में बहुत बदलाव नहीं आएगा। वह इतनी ताकतवर है कि मुझे आसानी से मार सकती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना अजीब है, लेथेल, अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो शायद मैं अपने स्तर को कम कर पाता और तुम्हें बेहतर तरीके से जानना शुरू कर पाता। लेथल, मैं जानता हूं कि आपका आशय ठीक है, लेकिन क्या आपको इस तरह मानकों को कम करना, वाक्यांश जोड़ना होगा? हा, एरिटेलिस मुस्कुराई और बोली, आप वास्तव में दिलचस्प हैं। पॉक। एरिटेलिस ने अपनी तर्जनी अंगुली से उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, भागो, पीछे मुड़कर मत देखो। अपनी बात समाप्त करने के बाद लेथेल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह खड़ी हो गई और वेनफिना की ओर देखने लगी। कितना घिनौना, वेनफिना ने असहजता से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि एक योगिनी के मन में उसके जैसे तुच्छ मानव के लिए भावनाएं होंगी। एरिटेलिस, तुम्हारे कार्यों ने तुम्हें मारने और एल्फ जाति को शुद्ध करने की मेरी इच्छा को और मजबूत कर दिया है। एरिटेलिस ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा, आप सभी अपने आप को स्वच्छ और महान मानते हैं, लेकिन कोई कैसे जान सकता है कि आपका वंश वृक्ष गोलाकार है? लेटेस्ट नॉवेल्स के लिए नोवेल BNCOM देखें। हा, चुप रहो, वेनफिना गुस्से से चिल्लाई। उसने अपनी धनुष की डोरी को और कसकर खींचा और फिर छोड़ दिया। वूश, जैसे ही तीर कमान से छूटा और सीधे इरिटेलिस की ओर उड़ा, हवा ने सीटी बजाई। इस समय इरिटेलिस को डर नहीं लगा, उसने बस शांति और सहजता के साथ उस तीर को झेला। 200 से अधिक वर्षों तक छिपने के बाद अंततः मैं आराम कर सकता हूँ। अचानक, अपने अंतिम क्षणों में इरिटेलिस को ऐसा महसूस हुआ कि कोई हाथ उसे पीछे की ओर खींच रहा है। तभी एक गर्म और मर्दाना खुशबू उसके चेहरे पर आई, और एक प्रकार की सुरक्षित भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, ने उसे घेर लिया। लेकिन एक गर्म तरल पदार्थ उसके चेहरे पर छलक आया, जिससे वह चौंक गई। एरिटेलिस ने अपनी आंखें खोली और देखा कि लेथेल उसे गले लगा रहा है। हवा के तीर ने उसकी बांह को छेद दिया था, जिससे उसमें एक छेद हो गया था। एरिटेलिस लेथेल की बांह के छेद से वेनफिना को भी देख सकता था। धिक्कार है, मैंने नहीं सोचा था कि वह तीर इतना शक्तिशाली होगा कि वह मेरे लबादे और मेरी बांह दोनों को भेद देगा। सौभाग्य से, लबादे में जादुई सुरक्षा थी, साथ ही आग और बिजली की अतिरिक्त ऊर्जा की परत थी जिसका उपयोग मैंने अपने हाथ को ढकने के लिए किया। अगर मैंने उन्हें सक्रिय नहीं किया होता, तो मेरा हाथ गायब हो जाता। वह बहुत शक्तिशाली था, अभी अभी तो मेरे गोंडोरी को भी तीर ने आसानी से छेद दिया था। क्या यही वर्ग का अंतर है? लेथेल को अपने हाथ में दर्द के कारण रोने का मन कर रहा था। वह वास्तव में कॉल्ड्रॉन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन कॉल्ड्रॉन ठीक होने की प्रक्रिया में था, और उसके पास उपयोग करने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो? एरिटेलिस अविश्वसनीय रूप से चिल्लाया। तुम्हारे पास 130 मिलियन सोने के सिक्के हैं। मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता और मरने से पहले तुम्हारा इस्तेमाल करने का समय नहीं चाहता। लेथेल ने कठोरता से कहा। तुम पागल हो, एरिटेलिस चिल्लाई, उसकी आंखें गीली थीं जैसे कि वह रोने वाली हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस व्यक्ति के लिए क्यों रोना चाहती थी जिससे वह अभी मिली थी। वह तो बस एक तुच्छ मनुष्य था, एक साधारण मनुष्य। मनुष्य बहुत प्रजनन करता है और उनकी प्रजनन क्षमता भी बहुत मजबूत होती है, इसलिए एक व्यक्ति की मृत्यु बहुत सार्थक नहीं है। लेकिन मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? लेथेल भी अभी रोना चाहता था, उसे नहीं पता था कि एकना कहाँ चली गई है, लेकिन उसे विश्वास था कि वह भी उसके जैसे एक मजबूत दुश्मन का सामना कर रही थी, इसलिए वह उसे तुरंत नहीं बचा सकती थी। अंत में, हम केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं, लेथेल ने चुपचाप कहा। उसने लाल कार्ड निकाला, उसे कुचल दिया, और तुरंत ही उसकी गर्दन, हाथ और पैरों पर लगी बेड़ियां अपने आप खुल गईं और जमीन पर गिर गईं। तुम पहले भागो, मैं उसे रोकूंगा, लेथेल ने कहा। एरिटेलिस को बहुत आश्चर्य हुआ जब लेथेल ने उसके लिए वेनफिना के वायु बाण को रोक दिया। अब वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई जब उसने दास को खोल दिया और उसे पहले भागने दिया।
तुम इंसान अपने आप को हीरो मत समझो। तुम उसे हरा नहीं सकते, उसे रोकना तो दूर की बात है। एरिटेलिस गुस्से से चिल्लाया। वूश! अचानक एक और हवा का तीर उनकी ओर बढ़ा। लेथेल ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उसने बस अंतरिक्ष जेड का टुकड़ा उठाया जो राइन ने उसे दिया था और उसे घुमाया। धमाका! पवन बाण और जेड का टुकड़ा आपस में टकराए और एक जादुई चक्र प्रकट हुआ, जिसने तुरंत ही पवन बाण को हवा के अनगिनत झोंकों में विलीन कर दिया। भागो! लेथेल ने चिल्लाते हुए एरिटेलिस को पीछे धकेला। एरिटेलिस को उम्मीद नहीं थी कि सबसे खतरनाक क्षण में उसके सामने खड़ा तुच्छ इंसान इतना बहादुर हो जाएगा। वेनफिना ने स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं दिया तथा उसने तुरंत दूसरा तीर चलाया। वूश! हवा की सीटी की आवाज फिर से सुनाई दी। हर बार जब वह आवाज सुनता तो लेथेल डर से कांप उठता। हालांकि राइन ने जो जेड का टुकड़ा उसे दिया था वह जमीन पर नहीं गिरा बल्कि हवा में ही लटका रहा, जिससे अत्यंत चमकदार पीली आभा निकल रही थी। एक जादुई चक्र ढाल की तरह प्रकट हुआ, जिसने लेथेल के चेहरे को ढक लिया। टकराना! हवा का तीर उस जादुई चक्र से टकराया जिससे धातु जैसी आवाज आई। जादुई चक्र हिंसक रूप से कांप उठा, लेकिन अंत में उसने फिर भी उसका प्रतिरोध किया, लेकिन दूसरा हवा का तीर गायब हो गया। हाँ, वेनफिना ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसके हाथ में एक पत्ता था जिसे उसने धनुष की डोरी पर रखा था। धनुष की डोरी खींची गई, फिर तीर चलाया गया। पत्ता अचानक टूटकर 5 नीले तीरों में बदल गया, जो तेजी से जादुई घेरे की ओर उड़ गए। लेथेल ने यह दृश्य देखा और जल्दी से पलटा, एरिटेलिस को गले लगाया, जो अभी भी खड़ा था, और भाग गया। धमाका! जादुई चक्र उन बाणों की शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सका और तुरंत ही बिखर गया, तथा अंतरिक्ष जेड भी अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। हालांकि इस समय जेड टुकड़े के अंदर की वस्तुएं भी बाहर दिखाई दी। क्या? वेनफिना चौंक गई जब उसने देखा कि भोजन, सब्जियों और यहाँ तक कि बिस्तर और गद्दे के अनगिनत टुकड़े आसमान से गिर रहे हैं और उसका रास्ता रोक रहे हैं। लेथेल ने यह दृश्य देखा और तुरंत खुद को भाग्यशाली महसूस किया। हे। सौभाग्य से मुझे सामान जमा करने की आदत है, अब उन्होंने मेरी जान बचा ली है। धमाका! हालांकि इससे पहले कि वह खुश हो पाता, एक और विस्फोट हुआ और सड़क को अवरुद्ध करने वाली आपूर्ति विस्फोट से हर जगह उड़ गई। यद्यपि वेनफिना ने मुखौटा पहना हुआ था, फिर भी लेथेल को यह महसूस हो गया कि वह बहुत क्रोधित थी। मानवता गंदी है, तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है, वेनफिना ने कहा, उसकी आवाज घृणा और क्रोध से भरी हुई थी। लानत है! लेथेल अब और सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दौड़ने की गति बढ़ा दी। वेनफिना ने तेजी से उसका पीछा किया। उसकी गति बहुत भयानक थी, ऐसा लग रहा था कि उसने केवल 3 कदम ही उठाए थे कि वह तुरंत लेथेल के पीछे आ गई। मुझे कसकर पकड़ो, एरिटेलिस अचानक बोल पड़ा। लेथेल के पास अब उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी बाह में दर्द को दबाने की कोशिश की और एरिटेलिस को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। एरिटेलिस ने वेनफिना की ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से गुलाबी धुंध की एक धारा निकली और वेनफिना को घेर लिया। भागो, एरिटेलिस ने ऊंची आवाज में कहा, कोई छिपने की जगह ढूंढो, मेरा जादू उसे केवल थोड़ी देर तक ही रोक सकता है। लेथेल ने यह सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग निकला। अचानक लेथेल रुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आगे देखा। मुझे लगता है शायद दौड़ना संभव नहीं होगा। लेथेल ने अपना सिर उठाया और अपने सामने 20 मीटर से ज्यादा ऊंची कोहरे की दीवार देखी। कोहरा इतना घना था कि वह उसके पार कुछ भी नहीं देख पा रहा था। एरिटेलिस ने भी भौहें सिकोड़ी और कहा, छिपने की जगह ढूंढो, उससे आगे निकलने या उसके अंदर जाने की कोशिश मत करो। वह कोहरा वेनफिना के जल तत्व के कारण है। अगर वह इसे हमें घेरने देती है तो वह तुरंत हमें पहचान लेगी। ये सुनकर लेथेल को लगा कि एल्फ लड़की बहुत शक्तिशाली है। इस पूरे क्षेत्र को ढकने वाली 20 मीटर से अधिक ऊंची धुंध की दीवार बनाने में कितनी ऊर्जा लगेगी। वह नहीं जानता था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि वेनफिना की ऊर्जा उसकी तुलना में 100 गुना अधिक थी। लेथेल ने चारों ओर देखा, छिपने के लिए एक गुप्त स्थान खोजने की कोशिश की, लेकिन ये स्थान बहुत छोटा था, क्योंकि कोहरे ने केवल 100 वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्र छोड़ा था। तुम इस जगह से बच नहीं सकते, गंदे इंसान और कामुक डार्क एल्व्स। वेनफिना की आवाज गूंजी। वह धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर पहुंची जहां लेथेल था, लेकिन वह उसे या एरिटेलिस को नहीं ढूंढ पाए। वेनफिना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने द्वारा छोड़ी गई धुन से जानकारी ग्रहण करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाया, अजीब बात है, वे 2 गंदे चूहे कहाँ छिपे हैं। लेथेल अंडरस्कोर विंकिंग फेस, एरिटेलिस अंडरस्कोर विंकिंग फेस। सड़क के कोने पर एक छोटे से लकड़ी के बक्से में एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सबसे पहले उसने भेस कौशल का उपयोग करके 2 पेड़ों या 2 चट्टानों में बदलने की योजना बनाई, लेकिन छिपाने का हुनर उसे ऐसा करने नहीं देता। किसी ऐसी वस्तु का भेस बनाना असंभव है जिसका आकार और गुण बहुत अलग हों। उदाहरण के लिए, वह एक साधारण पत्थर को एक निश्चित समय के भीतर बहुमूल्य रत्न में बदल सकता है, या वह खुद को एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति या यहाँ तक कि किसी अन्य जाति के व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न कर सकता है, लेकिन वह कुत्ते या किसी अन्य जानवर में परिवर्तित नहीं हो सकता है। उसने सिस्टम से यह भी पूछा कि वह क्यों काउलड्रॉन में रूपांतरित हो सकता है और काउलड्रॉन को अपना वेश क्यों बदलने दे सकता है। इसका उत्तर है, क्योंकि कॉल्ड्रॉन में आत्मा है और कॉल्ड्रॉन और उसके बीच एक अनुबंध है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के रूप में अपना भेष बदल सकते हैं। वर्तमान में वापस आते हुए इस छोटे से डिब्बे में लेथेल को चुपचाप बैठना पड़ा और एरिटेलिस उसकी गोद में बैठ गई। दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे क्योंकि जगह बहुत संकरी थी। लेथेल एरिटेलिस के शरीर की गंध और उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। इसके विपरीत एरिटेलिस ने भी लेथेल की मर्दाना सांसों को महसूस किया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी हृदय गति युद्ध के नगाड़े की धड़कन की तरह लगातार बढ़ गई।
वे एक दूसरे से 10 सेमी से भी कम दूरी पर थे, उनकी आंखें एक दूसरे को देख रही थीं, और उनके दिलों में उत्साह और चिंता दोनों की भावना थी। अचानक एरिटेलिस को कुछ महसूस हुआ। उसने भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम खंजर लेकर जा रहे हो? इसे जल्दी से अपने स्पेस बैग में रखो, यह मेरी गांड में छुरा घोंप रहा है। लेथेल, ग्रेटर दैन एम लेस दैन। ये खंजर नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं, जो भी हो इसे जल्दी से हटा दो। एरिटेलिस ने झुंझलाकर कहा। वह, मैं उसे नहीं रख सकता। लेथेल हकलाया और उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। एरिटेलिस को गुस्सा आ गया, उसने नीचे हाथ बढ़ाया और उस चीज को पकड़ लिया। उसने उस चीज का गर्म और कठोर तापमान महसूस किया, जिसने उसे तुरंत चौंका दिया। एरिटेलिस को भी एहसास हुआ कि यह क्या था, और उसने मन ही मन अपने मन में कोसा, विकृत। हालांकि उसे असहजता महसूस नहीं हुई, इसके विपरीत एरिटेलिस को थोड़ी शर्म और थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो? लेथेल ने तुरंत कहा, छोड़ दो, तुम इसे बहुत कसकर पकड़ रहे हो। हाँ, अगर मैं इसे कसकर नहीं पकड़ूंगी तो क्या तुम इसे फिर से मेरी गांड में नहीं डालोगे? एरिटेलिस ने कहा, हालांकि उसका हाथ थोड़ा ढीला हो गया और उसने धीरे से उसे सहलाया। अरे, तुम इसे क्यों सहला रहे हो? मैं आपकी मदद कर रहा हूं, अगर यह जारी रहा तो यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मैं इससे निपटने में आपकी मदद करूंगा। लेथेल, वह सचमुच रोना चाहता था। अगर वे अभी बिस्तर पर बैठे होते तो वह भी एरिटेलिस के उपदेशों का आनंद लेना चाहता और उसके हाथों को महसूस करना चाहता। हालांकि अभी ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। बाहर कोई है जो हमें मारना चाहता है, वह सचमुच हमें मार डालेगा। ठीक है, मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह जगह बहुत तंग है, तुम भी इस पर बैठे हो इसलिए। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेथेल लड़खड़ा गया। लेथेल के चेहरे पर खुशी और शर्मिंदगी दोनों के भाव देखकर एरिटेलिस के दिल में अचानक ये विचार आया कि वह उसे और अधिक परेशान करना चाहती थी। एरिटेलिस ने अचानक अपने हाथों की गति बढ़ा दी, जिससे लेथेल चौंक गया। तुम रुको, अभी ऐसा करने का सही समय नहीं है। हे, तो सही समय कब है? एरिटेलिस मुस्कुराई, लालच से भरी एक मुस्कान जिसने लेथेल को कांप दिया। जब तक हम इस खतरे से सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते, तब तक प्रतीक्षा करें, मैं वादा करता हूं। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसकी बांह से फैल रहे दर्द ने उसे और भी ज्यादा सतर्क महसूस कराया। एरिटेलिस भी चौंक गई। उसने छेद वाली खूनी बांह को देखा, उसके दिल में मीठा और दुख दोनों महसूस हो रहा था। तुमने मेरे लिए उस तीर को क्यों रोका? एरिटेलिस ने उस चीज को छोड़ दिया, लेथेल को दोनों हाथों से गले लगाया और धीरे से पूछा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर एरिटेलिस की आंखें धुंधली हो गईं और आंसुओं से भर गईं। तुम बहुत मूर्ख हो। क्या सभी मनुष्य तुम्हारे जैसे मूर्ख हैं? नहीं, मैं ही अकेला हूं जो इतना मूर्ख हूं। लेकिन हम आज ही मिले हैं, मैंने तुम्हें बहुत डांटा भी है, तुम नाराज तो नहीं हो? बेशक, यही भी एक कारण है कि मुझे तुम्हें बचाना है। लेथेल मुस्कुराया और बोला, मेरे जैसे सड़े और गंदे इंसान के बगल में रहने से तुम हर दिन गुस्सा होगे। इसके अलावा मैंने तुम्हें वैसे भी खरीदा है और मैं 130 मिलियन सोने के सिक्के इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। तुम बहुत मूर्ख हो। क्या पैसा तुम्हारे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? एरिटेलिस ने थोड़ा उदास होकर पूछा। नहीं, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। हालांकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने तय कर लिया था कि तुम मेरी पत्नी हो। अपनी पत्नी को खतरे में देखकर मैं स्वाभाविक रूप से उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। क्या ये सही नहीं है? ये सुनकर एरिटेलिस के दिल में और भी मिठास भर गई। क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? बेशक, तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई भी आदमी तुम्हें पसंद करेगा, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ। लेथेल ने धीरे से कहा। एरिटेलिस की आंखों के अंदर अचानक गुलाबी रंग दिखाई दिया, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी। इस समय उसका दिल लेथेल की छवियों से भर गया था, खासकर जब उसने उसके लिए उस हवा के तीर को रोक दिया था। क्या तुम्हें मेरी आंखों से डर नहीं लगता? जब लेथेल ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा और उसने तुरंत अपनी अनुकूलन प्रतिभा को छिपाने का बहाना ढूंढ लिया। ओए, लेथेल ने अचानक एरिटेलिस के विचारों को बाधित करते हुए कहा, क्या तुम सचमुच उस लड़की को नहीं हरा सकते? ओह, एरिटेलिस ने थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन मैंने नीलामीकर्ता को यह कहते सुना कि आपने अकेले 70 साहसी लोगों को मार डाला, क्या ये झूठ है? नहीं, ये सच है। मैंने सचमुच उन्हें मार डाला, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, फिर लेथेल ने सिर हिलाकर कहा, जिससे पता चलता है कि वह समझ गया है। अधिक सटीक रूप से कहें तो उन साहसी लोगों का सामना मेडुसा के कामुक संस्करण से हो रहा था। उसकी आंखों में देखना आत्महत्या के समान है। रुको, उन्होंने तुम्हारी आंखों में देखा और वासना में डूब गए, तो वे कैसे मर गए? एरिटेलिस मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट देखकर लेथेल कांप उठा। क्या आप स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं? लेथेल ने कांपते हुए सिर हिलाया। जब वे जमीन पर तड़प रहे थे, उनकी चेतना इच्छा में कैद थी। एरिटेलिस ने धीरे से कहा, मैंने उनमें से प्रत्येक को चाकू से मार डाला। उनका गला काट दो, उनके दिलों में छुरा घोंप दो। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं उन्हें कुछ और बार छुरा घोंप दूंगा। हालांकि मैं अकेला हूं, इसलिए इसमें बहुत समय लगता है। एरिटेलिस की बातें सुनकर लेथेल के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ में अत्यंत ठंडक महसूस हुई। इस समय उसे अपने जादू को खोलने पर पछतावा हो रहा था। अगर नींद में ही उसने उसका गला भी काट दिया तो? लेथेल ने और अधिक सोचने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से कहा, तो आपकी आंखें उस पर असर नहीं करती? नहीं, इसके अलावा आपने अभी अभी मेरी जादुई बेड़ियां हटाई हैं और मेरी ऊर्जा अभी भी ठीक नहीं हुई है। एरिटेलिस ने आह भरी और कहा, अब मैं बहुत कमजोर हो गई हूं।
लेथेल ने भी आह भरी, उसे बस यही उम्मीद थी कि वेनफिना उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी, या अकना उसे जल्दी से ढूंढ कर बचा लेगी। धमाका, अचानक एक विस्फोट हुआ, जिससे लेथेल और इरिटेलिस चौंक गए। तुम गंदे चूहे, बाहर आओ। वेनफिना जोर से चिल्लाई और उसने उन सभी जगहों पर हवा के तीर छोड़े जहां उसे संदेह हुआ। अगर तुम छिप भी जाओ तो भी मौत से नहीं बच सकते। तुम बस अपने डर को बढ़ा रहे हो, वेनफिना ने गुस्से से कहा। लेथेल कांप उठा, इस जगह से भागने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। इरिटेलिस ने भौहें सिकोड़ लीं। पहले तो वह वास्तव में अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी, क्योंकि वह चूहे की तरह हमेशा छिपकर जीना नहीं चाहती थी। लेकिन अब स्थिति अलग है, इरिटेलिस को लगता है कि भविष्यवाणी सही थी। उसे अपनी नियति मिल गई है और इसीलिए वह अब मरना नहीं चाहती। सावधान, लेथेल ने अचानक चिल्लाकर उसके विचारों को बाधित किया। इसके तुरंत बाद उसने उसे गले लगा लिया, जिससे उसके पूरे शरीर में गर्माहट और सुरक्षा महसूस हुई। धमाका, एक भयानक विस्फोट हुआ, छोटा लकड़ी का बक्सा फट गया और लेथेल, जो इरिटेलिस को ले जा रहा था, उड़ गया, रुकने से पहले जमीन पर कुछ बार लुढ़का। तुम गंदे चूहों, मैं इस दुनिया को साफ कर दूंगी, वेनफिना ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें जानलेवा इरादे भरे हुए थे। लेथेल हाँफते हुए खड़ा हुआ और धीरे से बोला, इरिटेलिस, क्या तुम यहाँ से भाग सकते हो? इरिटेलिस ने अपना सिर हिलाया, असंभव, ये जगह कोहरे से घिरी हुई है। चाहे तुम यहाँ रहो या कोहरे में जाओ, तुम मर जाओगे। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी और उसने मन ही मन कॉल्ड्रॉन से पूछा, ओए, क्या तुम अब भी लड़ सकते हो? आप मुझे केवल 2 बार और इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल्ड्रॉन ने कहा, हालांकि उसकी आवाज काफी कमजोर थी। ये सुनकर लेथेल को बहुत निराशा हुई। उसने अपना लबादा उतार दिया क्योंकि आग और बिजली की ऊर्जा ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया। लानत है, मुख्य पात्र की परेशानियां हमेशा मेरे सिर पर क्यों आती हैं? इरिटेलिस, जो लेथेल के पीछे खड़ा था, उसकी पीठ को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जो घावों और खून से लथपथ थी। वह, क्योंकि उसने मेरी रक्षा की, वह इतना गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपने दांत भींचे और उसके पास जाकर बोली, मैं काय नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। लेथेल, बहन, तुम मेरी दूसरी बहन हो, तुम में ताकत नहीं है तो तुम लड़ कैसे सकती हो? कम से कम प्रकृति की देवी के आशीर्वाद से मेरे पास एक बार फिर से ठीक होने और पुनर्जीवित होने की क्षमता है। आपके पास क्या है? आपके पास केवल एक ही जीवन है। लेथेल वास्तव में ये शब्द कहना चाहता था, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा रहस्य था। उसकी उपचार क्षमता इस तथ्य से आती है कि वह आधा पिशाच है और प्रकृति की देवी का आशीर्वाद है। यही उसका अंतिम तुरुप का पत्ता है। यदि उसने ऐसा कहा तो विरोधी निश्चित रूप से न केवल उसे मार डालेगा बल्कि उसे जलाकर राख कर देगा और उसकी राख को नाले में बहा देगा। फिर भले ही उसे प्रकृति की देवी से 10 आशीर्वाद मिले, फिर भी वह जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन उसने चारों ओर देखा और ये देखकर कि सब कुछ धुंधला था, उसने मन ही मन अपने दिल में आह भरी। अगर वह इरिटेलिस को भागने भी दे तो वह कहाँ भागेगी? एक गंदा और सड़ा हुआ जोड़ा भी अच्छा है, मुझे इस दुनिया को शुद्ध करने और इस दुनिया को उज्जवल बनाने दो। वेनफिना गुस्से से चिल्लाई। उसने धनुष की डोरी में एक पत्ता डाला और उसे कसकर खींचा। लेथेल ने ये देखा और तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया। उसे अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने और हवा का तीर चलाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इस थोड़े समय में शायद मैं कर सकूं। लेथेल ने अब ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वह उसकी ओर दौड़ा। उसका शरीर चांदी और लाल रोशनी की धारा में बदल गया, जैसे वह तोप के गोले की तरह वेनफिना की ओर दौड़ा। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे हवा का तीर चलाने में बहुत समय लगाना पड़ेगा? वेनफिना ने घृणा से कहा। वेनफिना ने उसे छोड़ दिया और धनुष की डोरी ने पत्ते को बाहर धकेल दिया। पत्ता ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई वजन ही नहीं था, लेकिन वह तीर की तरह बाहर निकल गया। रास्ते में हवा अचानक पत्ते के चारों ओर इकट्ठी हो गई, जिससे हवा का एक विशाल तीर बन गया। तीर के केंद्र में एक नीला पत्ता था। क्या? लेथेल चौंक गया, उसने नहीं सोचा था कि वेनफिना उस कौशल का तुरंत उपयोग कर सकती है। उसने दिशा बदलने के लिए अपने दांत पीस लिए और जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। इस छोटे से क्षण में वह सौभाग्य से एक ओर हट गया और हवा का तीर उसके पास से निकल गया। लेथेल दर्द से चिल्लाया। चाकू की तरह तीखे तीर से तेज हवा निकली, जिससे लेथेल के शरीर पर तुरंत घाव हो गया। हालांकि बात यही नहीं रुकी। वह तीर अचानक हवा में ही रुक गया, फिर सिकुड़कर हवा के एक नीले गोले में बदल गया। यह अच्छा नहीं है, लेथेल ने दर्द सहते हुए इरिटेलिस की ओर दौड़ लगाई। जब उसने हवा का वह गोला देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वेनफिना आगे क्या करना चाहती है। हवा के गोले के बीच में पत्ती अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो गई। साथ ही हवा का गोला भी धीरे धीरे संकुचित हो गया। लेथेल को एहसास हुआ कि यह एक बम था, पत्ती के टुकड़े गोलियों की तरह होंगे, जो भयंकर गति से फायर किए जा रहे होंगे। भागो, लेथेल दौड़ा और इरिटेलिस की ओर चिल्लाया। इरिटेलिस ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक ग्रे जादुई घेरा बनाया। धमाका, हालांकि वह जादुई घेरा तुरंत ही प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गया, जैसे कि एक बुलबुला। इरिटेलिस भी चौंक गई, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। उसके शरीर में जादुई ऊर्जा जादू का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। धमाका, एक भयानक विस्फोट हुआ और लेथेल ने तुरंत इरिटेलिस को गले लगा लिया तथा अपने पूरे शरीर से उसे ढक लिया। लेथेल ने मुंह से खून थूका, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पीठ में अनगिनत टुकड़े घुस गए हैं, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। लाथेल, तुम चुप रहो, लेथेल ने चिल्लाते हुए इरिटेलिस को बोलने से रोक दिया। भयंकर हवाएं चल रही थीं और रेत के अनगिनत कण उड़ाकर उसकी पीठ पर खरोंच लगा रही थीं। इरिटेलिस डरी हुई थी, भले ही वह लेथेल द्वारा संरक्षित थी, फिर भी उसे अभी अभी हुए विस्फोट से आने वाली शक्ति का एहसास हुआ।
उसके शरीर में रेत के कुछ कण भी फंस गए थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था। नीव स्टोरीज एट नो वेल बाय एन कॉम। एरिटेलिस देख सकती थी कि लेथेल के संरक्षण के बिना उसे डर था कि उसके शरीर में भी उसके पूर्वज की तरह अनगिनत छेद हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद तूफान धीरे धीरे गायब हो गया। लेथेल ने सांस लेने के लिए हौंफते हुए धीरे धीरे एरिटेलिस को छोड़ा। एरिटेलिस ने तुरंत उसे गले लगा लिया और जल्दी से पूछा, ओए, क्या तुम ठीक हो? तुम? जब उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ कुछ चिपचिपी हो गई है तो उसकी बोलती तुरंत बंद हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और ये देखकर चौंक गई कि उसका हाथ खून और मांस के टुकड़ों से सना हुआ है। एरिटेलिस खड़ी हुई, लेथेल की पीठ को देखा और अचानक आंसू बह निकले। तुम। वह झिझकी और फिर भी कुछ नहीं कह सकी। लेथेल की पीठ अब इतनी घिस चुकी थी कि अंदर का मांस दिखाई दे रहा था। हालांकि मांस की वह परत कुचले हुए मांस, त्वचा और खून के मिश्रण में बदल गई थी। भले ही एरिटेलिस घायल नहीं हुई थी, फिर भी वह लेथेल के दर्द को महसूस कर सकती थी। क्या तुम पागल हो? तुमने मेरी इस तरह से रक्षा क्यों की? एरिटेलिस चिल्लाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेथेल हौंफने लगा, उसके सिर में दर्द भी था, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मन ही मन कहा, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ? मैं तुम्हें कैसे जवाब दे सकता हूँ? उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की और कहा, तुम मेरी औरत हो। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। तुम। एरिटेलिस ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि यह मानव युवक ऐसा क्यों करेगा। वे कुछ समय पहले ही मिले थे और तब भी उनकी मुलाकात बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। एक कुलीन है और दूसरा गुलाम, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। उसे छोड़कर भाग जाना चाहिए था। उसे वेनफिना को देकर भाग जाना चाहिए था। बहुत मार्मिक। वेनफिना धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके धनुष में तीर बना हुआ था और सीधे एरिटेलिस और लेथेल पर निशाना साधा। दो गंदे चूहों को एक दूसरे की रक्षा करते देखकर मुझे और भी अधिक उबकाई आती है। तुम्हारे जैसे गंदे लोग इस दुनिया में क्यों हैं? इंसानों और तुम डार्क एल्व्स का अस्तित्व इस दुनिया को और भी गंदा बना देता है। इसीलिए चले जाओ, घटिया कूड़ा। एरिटेलिस ने अपना सिर घुमाया और वेनफिना की ओर देखा। उसकी निगाह वेनफिना को डरा रही थी। ये पहली बार था जब वेनफिना ने इतनी नफरत और गुस्से से भरी आंखें देखी थीं। वह नजर मानो कह रही थी कि एरिटेलिस उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देगा। वेनफिना, बेहतर होगा कि तुम मुझे जिंदा न छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें चीर डालूंगा, तुम्हारी हड्डियां चबाऊंगा और तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एरिटेलिस ने अपनी आवाज ऊंची की। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और उसे एक साथ मरने दूंगी, तुम नीच लोग। वेनफिना ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे तीर से मरना तुम्हारा सम्मान है। एरिटेलिस लेथेल के सामने खड़ी हुई और धीरे से बोली, मेरा जीवन बस छिपने के कुछ दिनों का सिलसिला है। लेथेल, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की है। हो सकता है कि आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन माफ करें, मैंने आपको फिर से इस मुसीबत में घसीट लिया। ऐसे मत बोलो, लेथेल ने आह भरते हुए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरी औरत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने कड़ाही को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। जब तक वेनफिना तीर चलाती, वह कड़ाही को उसे रोकने देता। यद्यपि वह कॉल्ड्रॉन का उपयोग केवल 2 बार ही कर सकता था, फिर भी वह अधिक समय खरीदने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता था, तथा प्रार्थना कर सकता था कि कोई आकर उसे बचा ले। ये सुनकर एरिटेलिस के दिल में अब डर नहीं रहा, इसके बजाय उसे मिठास का एहसास हुआ। धन्यवाद। अगर हम आज के बाद भी जीवित रहे, तो क्या हम वह काम जारी रखेंगे जो हमने अधूरा छोड़ा था? बेशक, लेथेल ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेशक, इसे जारी रखना था, आखिरकार यही कारण था कि उसने उसे खरीदा था। एक डार्क एल्फ के साथ हरम शुरू करें। इसके अलावा, डार्क एल्फ वासना की देवी की भी पूजा करता है। बहुनस्लीय हरम शुरू करने के लिए उससे अधिक उपयुक्त और कौन हो सकता है? छी! वेनफिना ने अपनी जीभ चटकाई और गुस्से से चिल्लाई, मेरी आंखों को अब और गंदा मत करो। भाड़ में जाओ। वूश! हवा की सीटी की आवाज सुनाई दी और एरिटेलिस ने अपने शरीर की सारी जादुई ऊर्जा का उपयोग करके अपने सामने एक जादुई घेरा बना लिया। लेथेल ने भी इस समय कॉल्ड्रॉन को पकड़ लिया, क्योंकि वह कॉल्ड्रॉन का उपयोग करके एरिटेलिस की मदद के लिए हवा के तीर को रोकना चाहता था। समय धीमा होता दिख रहा था। एरिटेलिस ने देखा कि हवा का तीर उसके करीब आ रहा है, और वह हताश महसूस करने लगी। एरिटेलिस अच्छी तरह जानती थी कि उसका जादुई चक्र उस वायु बाण को नहीं रोक सकता, और वह इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह बाण उसे कागज के टुकड़े की तरह भेद देगा। जब एरिटेलिस हताश था, अचानक एक तलवार ऊपर से उड़ी, हवा के तीर को कुचल दिया और जमीन में घुस गई। एरिटेलिस और लेथेल उस विशाल तलवार को देखकर चौंक गए। हालांकि वे भाग्यशाली भी थे कि वे हवा के तीर से बच गए। क्या एक चूहे ने करोल साम्राज्य में घुसने की हिम्मत की? दिलचस्प। उपहास से भरी एक आवाज गूंजी। दूर से कोहरे में चलता हुआ एक व्यक्ति धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा था। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो धुंध उस व्यक्ति से इस प्रकार बच रही थी मानो वह डरी हुई हो। कौन? वेनफिना चिल्लाया। करोल साम्राज्य में घुसकर इस साम्राज्य के ड्यूक को नुकसान पहुंचाना। मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे साथ कैसे निपटना चाहिए? वह व्यक्ति चलता और बोलता था, उसकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन इससे वेनफिना को चिंता होने लगी। मानवता गंदी और नीच है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। वेनफिना ने अहंकार से कहा, मैं कचरा साफ करने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हा 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 हा। रहस्यमय व्यक्ति पागलों की तरह हंसा। लेथेल ने उस व्यक्ति को कोहरे से बाहर आते देखा और आश्चर्यचकित रह गया। लड़की के कंधे तक लंबे भूरे बाल थे और उसने भारी कवच पहना हुआ था।
कैप्टन लॉरा, लेथेल ने बड़बड़ाया। लॉरा लेथल के पास गई, उसके शरीर पर घाव देखे और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? लेथेल, अंदाजा लगाओ। लॉरा ने बिना किसी असहजता या प्रसन्नता के लेथेले की बात सुनी। उसके चेहरे पर इतनी तेजी से गर्मी थी कि उसका वातावरण ठंडा हो गया। उसने एक छोटी लकड़ी का डिब्बा निकाला, उसे खोला और उसके अंदर एक पीली गोली थी जिस पर 2 सफेद धारियां थीं। यह एक उच्च श्रेणी की उपचारात्मक गोली लग रही थी। लेथेल थोड़ा खुश हुआ, उसने सोचा कि लॉरा उसे वह गोली मार देगा। हालांकि, उसने गोली को अपने दांतों के बीच में देखा और धीरे से कहा, अपना मुंह खोलो। लेथल, डिग्री रो डिग्री, ओए, क्या तुम सच में कह रहे हो? उत्साही, मुझे दवा लेने का ये तरीका बहुत पसंद है, लेकिन इस जगह पर यह थोड़ा शांत है। मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा होना भी जानता हूँ। मैं निगल सकता हूँ, मुझे आपके मुंह का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लेथल ने बोलना समाप्त किया, लॉरा ने अपना सिर झुकाया, उसके सिर को छू लिया और उसके होंठ दूसरे से छू गए। उसने जल्दी से अपनी जीभ से गोली उसके मुंह में डाल दी। लेथेल ने गोली निगल ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वह और भी चौंक गया। लॉरा रुकी नहीं, उसने अपनी जीभ का इस्तेमाल उसके मुंह को टोटलने के लिए जारी रखा, उसकी जीभ पर हमला किया। इस समय लेथेल विरोध नहीं कर सका। अंततः वह आमतौर पर विरोध नहीं कर सकी, लेकिन अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई, तो उसने और भी अधिक विरोध नहीं कर सका। वह खुद को रोक नहीं सकती, इसलिए उसने इस पल का आनंद लेने की कोशिश की। लेथेल ने जवाब देना शुरू किया, उनकी जीभें 2 सांपों की तरह एक दूसरे में उलझ गईं। ये दृश्य देखकर इरिटेलिस शर्मा गईं। तुम क्या कर रहे हो? वेनफिना शर्मिंदगी और भ्रम में जोर से चिल्लाई। उसने अपने धनुष को खींचा और लॉरा तथा लेथल की ओर हवा का बाण चलाया। सावधान, ये देखकर इरिटेलिस तेजी से जोर से चिल्लाया। लॉरा ने भौहें सिकोड़ी, उसका मुंह अभी भी लेथल के मुंह पर टिका हुआ था। हालांकि, वह आने वाले तीर पर नजर डाली और अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे से देखा। जमीन में धंसी भारी तलवार तुरंत हिली, ऊपर की ओर उड़ी और हवा के तीर को रोक दिया। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ, हवा का तीर तुरंत फट गया, हवा के अनगिनत झोंकों में बदल गया और गायब हो गया। भारी तलवार जमीन पर गिर गई और तलवार की नोक जमीन में गहराई तक धंस गई। यह एक ऐसे चेहरे की तरह था जो लॉरा ने वेनफिना को सा था। लॉरा ने वेनफिना को देखा और लेथल को चूमा। हालांकि, उसके शरीर पर लगे घाव भी धीरे धीरे ठीक हो गए। लेथेल भी चौंक गया। भले ही उसके पास रैंडबी की हीलिंग प्रतिभा थी, फिर भी वह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सका। यहां तक कि उसके हाथ का छेद भी भयानक गति से भरा लगा। इस समय, उसे एहसास हुआ कि लॉरा ने जो गोली उसे दी थी, वह कोई साधारण उलझी हुई गोली नहीं थी, और उसे लगा कि गोली निश्चित रूप से अत्यंत उच्च स्तर की थी। हालांकि, लेथेल कुछ सोच नहीं सका क्योंकि लॉरा का हमला बहुत भयंकर था, और उसका हाथ अभी भी उसके नितंब को छू रहा था। लेथेल, इरिटेलिस भी लॉरा की ताकत से हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि लॉरा वेनफिना के वायु बाण को आसानी से नष्ट कर सकती है। इससे ये साबित होता है कि लॉरा बहुत मजबूत है, कम से कम उसकी ताकत वेनफिना के बराबर है। यद्यपि लॉरा को लेथेल को इतनी तीव्रता से चूमते देख इरिटेलिस को थोड़ी ईर्ष्या और असहजता महसूस हुई, लेकिन लॉरा में ऐसा करने की योग्यता थी। ओह, लेथेल को सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई और वह संघर्ष करने लगा। लॉरा फिर लेथेल से अलग हो गई। ये देखकर कि उसके शरीर पर लगे घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे, उसने संतोष से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उस गोली ने मुझे निराश नहीं किया। लेथेल हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि अगर लॉरा ने उसे कुछ और बार चूमने के लिए मजबूर किया, तो वह फिर कभी किसी को चूमने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसकी जीभ सुन्न और दर्दनाक थी, और उसके होंठ भी थोड़े सूजे हुए थे क्योंकि लॉरा ने उन्हें जोर से चूसा था। क्या आप अगली बार थोड़ा नर्म हो सकते हैं? लेथेल ने नाराज होकर कहा। अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ा नर्म हो जाऊंगी, लॉरा ने कहा और अपनी तर्जनी उंगली से उसकी ठुड्डी को धीरे से उठाया। लेथल, अंडरस्को विंकिंग फेस, क्या तुम उस लड़की से निपटने नहीं जा रहे हो? लेथेल ने नाराज होकर कहा। हा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई और उससे निपट लेगा। कोई और? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। अचानक, वेनफिना के घने कोहरे से एक काली छाया बाहर निकली, जिसके दोनों हाथों में 2 अजीब आकार के खंजर थे। अकना, लेथेल ने तुरंत पहचान लिया कि वह छाया कौन थी। हालांकि, इस समय अकना बेहद डरावनी थी, उसकी आंखों में भयानक हत्या की मंशा दिख रही थी, और उसका शरीर कसाई की तरह खून से लथपथ था। अकना बहुत तेज थी, वह प्रकाश की धारा की तरह वेनफिना की ओर बढ़ रही थी। वेनफिना ने जब ये देखा तो वह चौंक गई। उसके पास धनुष पर पत्ता लगाने का भी समय नहीं था। वह केवल जल्दी से पीछे हट सकती थी और अकना से दूरी बनाए रख सकती थी। हालांकि, वेनफिना ने अकना की गति को कम करके आंका। पलक झपकते ही अकना वेनफिना के सामने आ गई। उसके हाथ में खंजर एक अंधेरी और ठंडी ऊर्जा से घिरा हुआ था, जिससे उसे देखने वाला हर कोई डर से कांप उठा। अकना ने पलटकर देखा और उसकी 2 खंजरों ने हवा में एक घेरा बना दिया। वेनफिना के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था, वह केवल अकना के हमले को रोकने के लिए अपना धनुष उठा सकती थी। टकराना, टकराना, धातु के टकराने की आवाज गूंजी। वेनफिना 2 कदम पीछे हट गई क्योंकि उसका धनुषधारी हाथ दर्द कर रहा था। उसकी शक्ति भयानक है, वेनफिना ने मन ही मन कहा। अकना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने तुरंत वेनफिना पर हमला करना जारी रखा। वेनफिना बेशक कमजोर नहीं थी, यद्यपि वह अकना जितनी तेज नहीं थी, फिर भी वह बहुत तेज थी। जैसे ही वह पीछे हटी, उसके हाथों ने जल्दी से पत्ते को धनुष की डोरी पर रख दिया। वह गायब हो गई। वेनफिना ने एक पल के लिए अकना से नजर हटाई ही थी कि वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। वेनफिना ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अकना नहीं मिली। उसके दिल में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई।
अचानक पीछे से एक तेज खंजर वेनफिना की गर्दन पर वार किया गया। वेनफिना की इंद्रियां भी बहुत तेज थी, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, देखा कि तेज धार वाला ब्लेड उसकी ओर आ रहा है। उसने धनुष को पीछे की ओर घुमाया और लंबे धनुष ने खंजर की नोक को सटीक रूप से रोक दिया। टकराना, खंजर और धनुष टकराए और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। हालांकि वेनफिना को अपने हाथ में इतना दर्द महसूस हुआ कि वह अपना धनुष छोड़ना चाहती थी। हुक! अकना ने अपना पैर घुमाया और वेनफिना को लात मारी, जिससे वह उड़ गई और रुकने से पहले जमीन पर कुछ बार लुढ़की। नए उपन्यास के अध्याय 9 वेलबिनको पर प्रकाशित हुए हैं। जो कोई भी मेरे युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा। ये कहते हुए अकना की आवाज ठंडी और डरावनी थी। वेनफिना ने खड़े होने की कोशिश की, हालांकि वह किसी और बात को लेकर भी चिंतित थी। तुम यहाँ क्यों हो, मेरे साथी? वे इससे पहले कि वेनफिना अपनी बात पूरी कर पाता, अकना ने अपनी जेब से 4 उंगलियां निकाली और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। आपके सभी टीम के साथी यहाँ हैं, चारों। वेनफिना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने जमीन पर पड़ी 4 उंगलियां देखीं, वे सभी दाहिने हाथ की महिलाओं की उंगलियां थीं। तू क्या तुम अपने साथियों को ढूंढना चाहते हो? अकना ने 2 खंजर लहराए और खंजरों पर लगा खून चारों ओर फैल गया। मैं तुम्हें उनसे मिलने जाने दूंगा। लानत है। वेनफिना ने अपने दांत पीस लिए, उसके हाथ लंबे धनुष को इतनी मजबूती से पकड़ रहे थे कि वे सफेद हो गए। गंदे इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे भी उम्मीद है कि तुम मुझे मार सकते हो, अकना ने ठंडे स्वर में कहा। धमाका! अकना तोप के गोले की गति से वेनफिना की ओर दौड़ी। उसने अपने सामने 2 पार किए हुए खंजर रखे और अपने प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित किया। वेनफिना ने दांत पीस लिए और तुरंत पीछे हट गई तथा घने कोहरे में गायब हो गई। अकना ने भौहें सिकुड़ी, अपने हाथ में खंजर घुमाया और प्रकाश की 2 काली धारियों को एक्स आकार में उस दिशा की ओर काट दिया, जहां वेनफिना अभी अभी गायब हुई थी। हालांकि जैसे ही प्रकाश की वे 2 धारियां कोहरे को छूती, वे गायब हो जाती और फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कोहरा भी धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। अकना ने गाड़ी की तरफ देखा, जहां खून के 4 तालाब थे, लेकिन चारों लाशें गायब थीं। हाँ, अकना ने घृणा से कहा। वह तुरंत लेथेल की ओर दौड़ी, दोनों पैरों को जमीन पर टिकाकर घुटनों के बल बैठ गई, सिर झुका लिया और बोली, माफ कीजिए, युवा मास्टर। मैं आपको बचाने के लिए पहले नहीं आ सकी, मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर मुझे कड़ी सजा देंगे। लेथेल धीरे से खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और फिर पूछा, क्या हमारी अन्य नौकरानियां ठीक हैं? ये सुनकर अकना ने अपना सिर झुकाया और कहा, वे ठीक हैं, बस पहले महिला एल्फ की टीम के साथियों के साथ लड़ने के बाद वे थक गए थे। लेथेल ने राहत की सांस ली। ठीक है, ये ठीक है कि सभी सुरक्षित हैं, आप सही समय पर आए, मैं अब ठीक हूँ। नहीं, अकना ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। लेथेल ने देखा कि उसके माथे के जिस हिस्से पर जमीन लगी थी, वहां से खून बहता लगा था। युवा स्वामी, यह मेरी गलती है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका। कृपया मुझे सजा दीजिए, मैं अपने स्वामी की रक्षा न कर पाने के कारण पीड़ा का पात्र हूँ। लेथेल ने जब ये देखा तो उसे घूर कर देखा। वह उस समय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से जानता था। अगर वह उसे सजा नहीं देती, तो वह बहुत असहज और असहज महसूस करती है। उसने जीभ चटकाई और कहा, छी, ठीक है, जब तक तुम महल में वापस नहीं आओगे, तब तक रुको और मैं तुम्हें सजा दूंगा। जब वह समय आएगा, तो राइनी से मदद मत मांगना, वह भी आपकी मदद नहीं करेगी। अकना ने तुरंत कहा, धन्यवाद, युवा मास्टर। जैसे ही वह खड़ी हुई, उसके माथे से बहुत खून जमीन पर टपकने लगा। लेथेल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। आखिरकार, एक अच्छी लड़की थी और वह नहीं चाहती थी कि वह इस बात को लेकर दोषी महसूस करे। वह रुमाल निकालकर अपने सामने आ गई और धीरे धीरे उसके माथे का घाव पकड़ा। युवा स्वामी, मैं चुप रहो, लेथेल चिल्लाया, जिससे अचानक चौंका। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरी सजा से बचने के लिए यह बहाना बनाओ कि तुम घायल हो। बेशक लेथेल का उसे दंडित करने का कोई इरादा नहीं था, उसने यह बात सिर्फ अपनाना को सुनिश्चित करने के लिए कही थी। अकना को भी यह बात पता थी। उसे अपने दिल में ऐसी भावना हुई कि उसके शरीर का खून लगभग चीनी में बदल गया। धन्यवाद, युवा मास्टर। ठीक है, मुझे धन्यवाद मत दो। लेथेल ने न केवल अपने चेहरे के घाव को छुपाया, बल्कि उसके चेहरे पर लगे खून के धब्बे भी फैले। तुम एक लड़की हो, ऐसा पता होना चाहिए कि उसकी सुंदरता और त्वचा को कैसे संरक्षित किया जाए और खुद को चोट न पहुंचाने दें, समझे? अन्यथा मैं नफरत करूंगा और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी।